दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी बार बार जीतने लगता है तो लोग उसे लकी समझते हैं, लेकिन असली सच ये होता है वो हर चाल पहले से सोचकर चलता है। शिवा सिंह अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक सिस्टम बन चुका है। जिसे लोग कल तक कमजोर समझ रहे थे, आज वही पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। फायर, एक के बाद एक चाल। फायर, हर दुश्मन को धीरे धीरे घेरना। फायर और बिना शोर किए पावर हासिल करना। लेकिन क्या ये सफ़र इतना आसान है? क्योंकि इस बार शिवा के सामने सिर्फ छोटे खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोग खड़े हैं जिनके पास पैसा भी है, पावर भी, और सबसे खतरनाक अनुभव भी। फायर, क्या शिवा सिंह इस बार भी सबको मात दे पाएगा, या फिर ये खेल अब उसके हाथ से निकलने वाला है? तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपको ऐसी स्टोरीज कैसी लगती हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार, दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ, तो अभी स्टोरी बॉक्स एफएम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। तटीय खाड़ी में स्थित एक चौल की बालकनी। द मिथक, मेरे सपनों में आने वाला वह जाना पहचाना चेहरा, तुम वही कोमलता हो जिसका मुझे इंतजार था, भले ही आंसू जमीन और आसमान को डुबो दें। गायन बहुत ही सुरीला और स्पष्ट था। गीत के बोल बेहद कोमल और मार्मिक थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और गमलों में लगे गुलदाउदी के फूल सिहर उठे। शायद यह इसलिए था क्योंकि शिखा सिंह ने उनमें बहुत ज्यादा यूरिया डाल दिया था, या फिर कोई और कारण था, लेकिन ये गुलदाउदी के पौधे दूसरों की तुलना में अधिक बीमार और कमजोर लग रहे थे। शिवा सिंह ने अपनी नाक से कुड़ी और गमले से आ रही पेशाब की तेज गंध से बचने की पूरी कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा कि उसे अपनी बड़ी बहन को याद दिलाना चाहिए कि वह अब वहां पेशाब न करे और नीचे शौचालय तक कुछ और कदम चलना ही बेहतर होगा। कामिनी पूरी तरह से मार्मिक गीत द मिथक गाने में मग्न थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों ने अचानक शिवा सिंह को देख लिया, जो ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक जो भावनाएं वह अपने अंदर संजो रही थी, वे ऐसे लगा जैसे किसी सुई से चुभ गई हो और वे एक झटके में फुस हो गईं। क्या तुम मुझे ठीक से यह गीत गाते हुए सुन भी रहे थे? कामिनी ने अपना गाना रोकते हुए नखरे से कहा। शिवा सिंह ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। माफ करना, आज थोड़ी ठंड है और मैंने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए मैं कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जब तुम्हें पता है कि ठंड है तो तुम कुछ मोटा क्यों नहीं पहन लेते? कामिनी ने शिवा सिंह को देखा, जिसने केवल एक शर्ट पहनी हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बालकनी में कांप रहा था। शिवा सिंह ने कामिनी की ओर देखा। कामिनी ने अभी भी कसीदाकारी वाली ड्रेस पहनी हुई थी, साथ ही पारदर्शी मोजे पहने हुए थे जो उसे आकर्षक और कामुक बना रहे थे। तुम्हें कसीदाकारी वाली ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी? इस तरह मैं इसमें तुमसे बेहतर दिखता हूँ। कामिनी हंस पड़ी। कपड़े पहनने से तुम्हारा क्या मतलब है? हम औरतें ठंड से नहीं डरती। भले ही कड़ाके की ठंड हो, हम फिर भी ऐसे ही कपड़े पहनेंगी। सच में? तो मैं पहले नीचे जाकर एक और कपड़ा पहन लेता हूँ। अगर मुझे सही से याद है तो मेरी बड़ी बहन ने पिछले साल मेरे लिए एक बहुत महंगा स्वेटर बुना था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने उसे कहाँ रख दिया। शिवा सिंह ने कहा, वहां से भागने का मौका ढूंढते हुए। हे भगवान, वह 1 घंटे से ठंडी हवा में बालकनी पर खड़ा होकर इस औरत का गाना सुन रहा था। तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि मेरा गाना अच्छा है या नहीं। ये सुनने में अच्छा लगता है। इतनी जल्दी जवाब दे दिया, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत लग रहा है। क्या ये काफी सच्चा नहीं है? न केवल पाखंडी, बल्कि पूरी तरह से झूठा। कृपया मोहतरमा, मैं ठंड से जम रहा हूँ। तो मुझे बताओ, क्या तुमने हाल ही में कोई नया गीत रिलीज किया है? निश्चित रूप से उसकी मांगें कभी खत्म होने वाली नहीं थीं। मैं अब तुम्हें और संतुष्ट नहीं कर सकता। शिवा सिंह ने झटपट अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं, मेरे पास केवल 3 गीत हैं, चुपके से दीवानी, 1000 सॉन्ग्स और द मिथक, और तुमने वो सभी पहले ही सीख लिए हैं। मुझे विश्वास नहीं होता, कामिनी ने एक बहुत बड़ी प्रशंसक जैसी अभिव्यक्ति के साथ कहा। तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल 3 गीत कैसे जान सकता है? वो गीत मैंने नहीं लिखे थे, मैंने उनकी चोरी की थी। मैं एक नीच चोर हूँ, कृपया कामिनी जी मुझ पर रहम करें। तुम फिर से विनम्र बन रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि अत्यधिक विनम्रता एक दिखावा है? मैं विनम्र नहीं बन रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। शिवा सिंह ने हंसते हुए और झुंझलाते हुए कहा। उसकी नज़र अचानक मेज पर रखे बीमार गुलदाउदी के पौधों पर पड़ी और उसने अचानक कहा, चूंकि तुम इतनी जिद कर रही हो तो मेरे पास अपना तुरुप का इक्का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्तें क्या हैं? अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और मेरी कंपनी में एक कलाकार बन जाओ। क्या? कामिनी अपनी हैरानी नहीं छिपा सकी। शिवा सिंह ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, मैं जिस तरह के कलाकार की बात कर रहा हूँ वह कोई ऐसा नहीं है जो मंच पर प्रदर्शन करेगा।
यह कोई ऐसा होगा जो हमारी कंपनी को विज्ञापन शूट करने में, गीत गाने में और कभी कभार कंपनी की पार्टी में कोई गीत गाने में मदद करेगा। बस इतना ही। कामिनी 3 पल के लिए चुप रही, फिर अचानक ऊपर देखा और बोली, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा तुरुप का इक्का इसके लायक है या नहीं। शिवा सिंह मन ही मन बहुत खुश था। वह जानता था कि कामिनी उस डांस हॉल की जान थी जिसके लिए विजय सिंघानिया ने 5 लाख रुपये का अनुबंध किया था। वह बिना एक पैसा खर्च किए उसे पा सकता था। कभी कभी ये कलात्मक युवा महिलाएं काफ़ी प्यारी होती थीं। वैसे क्या ये और भी बेहतर नहीं होगा अगर हम आर्यन राज के साथ उसकी जोड़ी बनाकर एक विज्ञापन की शूटिंग करवाएं। ये सोचकर शिवा सिंह ने अपनी भावनाओं को इकट्ठा किया, उन्हें पूर्ण और गहरा बनाया। एक पल के बाद उसने गाना शुरू किया, तुम्हारे आंसू कोमल फिर भी आहत हैं, पीला आधा चांद अतीत को याद दिलाता है, रात बहुत लंबी है और कोहरे में बदल गई है, ठंडी निराशा के साथ छज्जे पर कौन है, बारिश धीरे धीरे लाल रंग की खिड़की पर दस्तक दे रही है। बिल्कुल सही। शिवा सिंह अभी जो गीत गा रहा है वह उसके पिछले जीवन का बहुत लोकप्रिय गीत क्राइसेंथेमम टेरेस है। विशेष रूप से यूरिया से क्षतिग्रस्त गुलदाउदी के कुछ गमलों को देखकर शिवा सिंह अच्छे मूड में था। इसके अलावा वह बालकनी पर कुछ देर तक हवा के संपर्क में रहा था और उसकी नाक थोड़ी असहज थी, जिसने उसकी नाक से निकलने वाली आवाज़ को और भी मधुर और लंबा बना दिया। कामिनी को शुरुआत में शिवा सिंह के गुप्त हथियार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन जैसे जैसे शिवा सिंह का गायन धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके दिमाग में एक आदर्श चित्र धीरे धीरे उभरने लगा। पहाड़ों और खेतों में हर जगह खिले हुए गुलदाउदी के फूल, एक मार्मिक दृश्य। उस पल कामिनी दंग रह गई। वह शिवा सिंह को घूरती रही और उसे यह और भी ज्यादा महसूस होने लगा कि वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था और उसने अपनी क्षमताओं को छिपा कर रखा था। अंततः उत्तरी हवा इस अंतहीन रात से होकर बहती है, तुम्हारी परछाई को काटा नहीं जा सकता, मुझे झील पर अकेला छोड़कर। पंक्ति के साथ शिवा सिंह धीरे धीरे चुप हो गया। उसकी नज़र मुरझाए हुए फूलों के कुछ गमलों से हटकर कामिनी के सुंदर चेहरे पर चली गई। फिर उसने देखा कि कामिनी फिर से रो रही थी। ये कौन सी बार है? शिवा सिंह को नहीं पता था कि कामिनी इसे सुनकर कितनी बार रोई थी, जैसे कि उसके पास चीज़ों को महसूस करने की एक जन्मजात, अति संवेदनशील क्षमता थी और एक भी गीत या धुन उसकी आंखों में आंसू ला सकती थी। इसे अच्छे शब्दों में कहें तो इस तरह की लड़की भावनाओं से भरी होती है, सीधे शब्दों में कहें तो वह चिपकू है। शिवा सिंह को इस तरह की औरतों से सबसे ज्यादा डर लगता था। वह बस बचने का बहाना ढूंढ ही रहा था कि उसे नीचे से हर्षद के बुलाने की आवाज़ सुनाई दी, शिवा बाबू, क्या शिवा बाबू घर पर हैं? क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं आपके साथ उस तेज तर्रार लेखक से मिलने चलूं? मैं आ गया हूं। शिवा सिंह को पहली बार हर्षद इतना प्यारा लगा और उसने जल्दी से कहा, नीचे इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं। फिर वह पीछे मुड़ा और अपने चेहरे पर बहुत ही अनिच्छा वाला भाव लाते हुए बोला, मुझे माफ़ करना कामिनी जी, मैं सच में हवा का आनंद लेने और संगीत के बारे में बात करने के लिए आपके साथ यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहता था, लेकिन मेरे पास कुछ काम है, इसलिए मैं अब जाऊँगा। इतना कहने के बाद, इससे पहले कि कामिनी कुछ बोल पाती, शिवा सिंह ने जल्दी से सीढ़ियाँ तलाशी और वहाँ से खिसक गया। कामिनी शिवा सिंह को रोकना चाहती थी और उससे गाने के पीछे की कहानी के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन शिवा सिंह किसी खरगोश से भी तेज भागा। पहली बार कामिनी को एक बहुत ही अजीब एहसास हुआ। एक मशहूर तवायफ के रूप में उसने हर तरह के दृश्य और हर तरह के बड़े लोगों और रईसों को देखा था। अतीत में पुरुष उसके करीब आने के लिए हाथापाई करते थे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज कोई उससे इतना डरेगा। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? सच में? कामिनी बालकनी से नीचे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक उसी समय शिवा सिंह भी घबराहट के साथ इमारत की ओर ऊपर देख रहा था। उनकी नज़रें मिली और शिवा सिंह और भी तेज भागने लगा। कामिनी ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोली, तुम कुछ देर के लिए तो भाग सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं भाग सकते। एक दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से निचोड़ लूंगी। हम एक एल्बम बनाने के लिए तुम्हें कितने गानों की ज़रूरत है? कम से कम 6। हमारे पास पहले से ही 4 हैं, इसलिए हमें अभी भी 2 और की ज़रूरत है। तुम यह मानने को तैयार नहीं हो कि तुमने ये गीत लिखे हैं, है ना? एक बार मेरा एल्बम रिलीज़ हो जाने के बाद तुम इससे इनकार नहीं कर पाओगे। शिवा सिंह अपने वादे का पक्का इंसान था। अब जब धारावी फैक्ट्री का मामला सुलझ गया था, तो उसका पूरा ध्यान जतिन वर्मा के लिए एक कहानी लिखने पर केंद्रित था। शिवा सिंह के लिए जतिन वर्मा के साथ लगी यह शर्त बहुत मायने रखती थी। यह न केवल जतिन वर्मा के दृश्य स्टूडियो से बाहर निकलने की प्रक्रिया को तेज करेगा, बल्कि मिथक कंपनी को प्रचार के मामले में स्वतंत्र रूप से काम करने में भी मदद करेगा। वर्तमान में मुंबई में मनोरंजन मीडिया के केवल कुछ ही साधन मौजूद हैं, अखबार, रेडियो और फिल्में। अब बहुत कम लोग अखबार पढ़ते हैं क्योंकि साक्षरता दर अभी भी कम है, और बहुत कम लोग टेलीविज़न देखते हैं क्योंकि केबल टेलीविज़न बहुत महंगा है, जिसकी कीमत 25 रुपये महीना है, जो ज़्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है। सबसे सस्ता और आम लोगों से जुड़ा विकल्प 5 रुपये का सिनेमा टिकट है।
पूरा परिवार एक साथ फिल्म देखने के लिए इकट्ठा होता है, एक दूसरे के प्यार में डूबा जोड़ा फिल्म देखने का आनंद लेता है और अपने टिकट के पैसे वसूल करने के लिए वे फिल्म के दौरान आने वाले विज्ञापनों और फिल्म के शुरू और अंत में दिखाए जाने वाले प्रायोजकों के नामों को भी ध्यान से पढ़ते हैं। इसलिए शिवा सिंह ने तय किया कि अगर जतिन वर्मा में कुछ बड़ा करने की चाह है तो वह गोल्डन हार्वेस्ट की स्थापना में उसका समर्थन करेगा, जिससे गोल्डन हार्वेस्ट मिथक कंपनी के प्रचार विभाग के रूप में काम कर सके। कल्पना करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल है, खासकर पटकथा लिखने जैसे पेशेवर कामों के लिए। अपने पिछले जन्म में शिवा सिंह पूरी तरह से विज्ञान और तकनीक का छात्र था, इसलिए यह समझा जा सकता था कि वह कामिनी जैसी कलात्मक युवा महिला को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ गानों की चोरी कर सकता था। लेकिन जब बात अपने पिछले जन्म के नाटक द मिथक की कहानी को सच में कागज़ पर उतारने की आई तो वह बुरी तरह फंस गया। जैसे ही उसने कलम उठाए, उसने घबराहट में कलम का पिछला हिस्सा चबाना शुरू कर दिया। भले ही उसका दिमाग पिछले जन्म के इस नाटक की कहानियों और दृश्यों से भरा हुआ था, फिर भी वह एक पूरा वाक्य भी नहीं लिख पा रहा था, और अगर लिख भी लेता तो उसमें वह बात नहीं आ रही थी। शिवा सिंह को तब एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी लापरवाही की थी। जो इंसान जिस पेशे का नहीं होता, उसके लिए वह पेशा किसी पहाड़ जैसा होता है। दूसरों से 50 साल ज्यादा का ज्ञान होने के बावजूद जब पटकथा लिखने की बात आई तो वह बिल्कुल मूर्ख साबित हो रहा था। चूंकि वह मूर्ख था, इसलिए उसने किसी समझदार इंसान को ढूंढने का फैसला किया। शिवा सिंह ने तुरंत नीरज को अपना लक्ष्य बनाया, जिसे मुंबई के साहित्यिक जगत में सबसे तेज बंदूक के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि नीरज के पास 3 गतियां हैं: लिखने में तेज, पीने में तेज और लड़कियों का दिल जीतने में तेज। शिवा सिंह को उसके अन्य 2 शौक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस जतिन वर्मा को जल्दी से काम सौंपना था, इसलिए वह केवल नीरज को ढूंढकर अपना काम पूरा करवाने के लिए उसकी लिखने की कला का इस्तेमाल कर सकता था। नीरज को शराब पीना बहुत पसंद है और वह अक्सर अपने दोस्तों को मुंबई के मशहूर मेपल पवेलियन होटल में आमंत्रित करता है। ये शानदार होटल बहुत प्रसिद्ध है और इसके नाम का इस्तेमाल भविष्य की कई फिल्मों और टेलीविजन नाटकों में किया जाएगा। जब शिवा सिंह अपनी कार में हर्षद के साथ मेपल पवेलियन होटल पहुंचा तो वह जगह पहले से ही मेहमानों से खचाखच भरी हुई थी, जो बताता था कि उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। शिवा सिंह ने आसानी से रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी को ढूंढा, 10 रुपये निकाले और पता लगा लिया कि नीरज और उसके दोस्त किस निजी कमरे में अपनी महफिल सजाए बैठे हैं। इसलिए शिवा सिंह ने 10 रुपये और खर्च करके नीरज के कमरे के बिल्कुल बगल वाला कमरा बुक कर लिया और हर्षद को अपने साथ ले गया। उन्होंने 2 छोटी प्लेट खाना मंगवाया और बगल के कमरे से आ रहे शोर को सुनते हुए खाने लगे। ... बगल के कमरे से बहुत शोर आ रहा था। इस समय नीरज, जिसके बाएं और दाएं 2 नाजुक सुंदरियां बैठी थीं, नशे के कारण पहले से ही लाल हो चुका था। उसने अपना चश्मा उतारा, एक रुमाल निकाला, उसे जोर से पोंछा और फिर उसे वापस अपनी नाक पर रख लिया। वह 2 आदमियों के साथ बैठा था, जिनमें से एक का सिर बहुत बड़ा था और दूसरा उसका एजेंट था। बड़ा सिर वाला आदमी ताइवान से था और इस इलाके में नया था। नीरज इस बार कुछ ज्यादा ही उत्साहित था, जिससे बड़े सिर वाला आदमी असहज महसूस कर रहा था और डर रहा था कि कहीं वह मुंबई के साहित्यिक जगत के तौर तरीकों को समझ ना पाए। इसलिए जब वह इस महफिल में आया तो अपने एजेंट को भी साथ ले आया। असल में एजेंट भी उलझन में था। वह ताइवान से था और उसे मुंबई के साहित्यिक जगत के बारे में केवल ऊपरी जानकारी थी। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसके सामने बैठा मुंबई का जो आदमी पागलों की तरह पी रहा था, वह मुंबई के साहित्यिक जगत का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति था और पहला सबसे ताकतवर व्यक्ति जयदेव था। हालांकि ये दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति बहुत ही मुंहफट लग रहा था। वह उनसे बात करते समय बहुत विनम्र नहीं था, इसके बजाय वह बात बात पर असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें परिवार और माँ बाप पर ताने मारने जैसी भद्दी टिप्पणियां शामिल थीं। एजेंट को लगा कि मुंबई का यह आदमी गंवार और असभ्य था, लेकिन बड़े सिर वाले को लगा कि वह बिल्कुल उसके जैसा ही है, खासकर इसलिए क्योंकि वह दोनों तरफ खूबसूरत महिलाओं के साथ बैठा था, जिससे वह अंडरवर्ल्ड के किसी बेखौफ भाई जैसा लग रहा था। बेहतरीन छलकते जाम, खूबसूरत औरतें और बेबाक बातें, यही तो उस दुनिया की पहचान है। बड़े सिर वाला विशाल मार्शल आर्ट पर उपन्यास लिखता है। उसे मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग पसंद हैं और वह उनकी दरियादिली और निडरता की तारीफ करता है। इसलिए उस महफिल के बीच में ही दोनों ने एक दूसरे को भाई कहना शुरू कर दिया। मेरे भाई विशाल, देखो, जब से तुम्हारा उपन्यास द पियरलेस ट्विंस दैनिक जागरण में छपा है, तब से यह कितना मशहूर हो गया है। अब से तुम मुंबई में छा जाने वाले हो। जब तक तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए है, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैसे भी मेरे यहाँ रहते हुए तुम जितना चाहो उतना आनंद ले सकते हो। मैं तुम्हें दृश्य स्टूडियो के कुछ बड़े निर्देशकों से भी मिलवाऊंगा, जैसे कि आजकल के बहुत मशहूर 10 लाख रुपये वाले निर्देशक चेतन आनंद, जिनकी फिल्म द वन आर्म स्वॉर्ड्समैन मैंने ही लिखी थी।
अगर मैं उन्हें तुम्हारे मार्शल आर्ट उपन्यास पर फिल्म बनाने के लिए कह दूं तो तुम निश्चित रूप से मुंबई में तहलका मचा दोगे। सच कहूं तो मैं तुम्हारी बहुत कद्र करता हूं। जब से तुमने द फेमस स्वॉर्ड्समैन लिखा है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया हूं। कमाल है, तुम कितने प्रतिभाशाली हो। द फेमस स्वॉर्ड्समैन एक बहुत ही शानदार विचार था, लेकिन तुमने उसे बिगाड़ दिया। नीरज की बातें सुनने के बाद भी उसके सामने बैठा विशाल काफी खुश था। उस समय मेरे पास पैसों की बहुत कमी थी। अगर मेरे पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के पैसे नहीं होते तो मैं कहानी कैसे लिखता। इसलिए अंत में मुझे द फेमस स्वॉर्ड्समैन लिखने के लिए एक किराए के लेखक को काम पर रखना पड़ा। तुम्हारी यह आदत ठीक नहीं है। एक बार जब तुम्हें किराए के लेखकों से लिखवाने की आदत पड़ जाएगी तो यह एक पक्की लत बन सकती है। उस समय तुम केवल जल्दी पैसे कमाने के बारे में सोचोगे और बेहतरीन गुणवत्ता वाला काम करना मुश्किल हो जाएगा। नीरज ने गंभीरता से विशाल की आलोचना की, ये भूलकर कि उसने खुद एक बार सबसे बड़े लेखक जयदेव के लिए किराए के लेखक के रूप में काम किया था और यहाँ तक कि उस बात पर गर्व भी किया था। वैसे भाई विशाल, अब तुम्हारी रॉयल्टी कितनी है? क्या यह मेरी रॉयल्टी से ज़्यादा हो गई है? अगर ऐसा है तो मुझे बता देना ताकि मैं भी किसी भी समय अपने दाम बढ़ा सकूं। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे पाने वाले लेखक का अपना खिताब चुराने नहीं दूंगा। विशाल ने शर्मीलेपन से कहा, अब मुझे प्रति 1000 शब्दों के लिए 30 रुपये मिलते हैं। वाह भाई विशाल, नीरज के चेहरे पर बहुत बड़ी प्रशंसा दिखाई दी। जब मैंने शुरुआत की थी तब मैंने एक अखबार के लिए बरीड अलाइव नाम का उपन्यास लिखा था। उस समय मुझे 13,000 शब्दों के लिए केवल 90 रुपये मिलते थे। अब पलक झपकते ही 10 साल बीत चुके हैं और मेरी रॉयल्टी केवल 6 गुना बढ़ी है, जो 35 रुपये प्रति 1000 शब्द तक पहुंच गई है। तुम कमाल हो, तुमने 10 सालों में अपनी कीमत 6 गुना बढ़ा ली है। अब तुम मुझसे प्रति 1000 शब्दों के लिए 5 रुपये ज़्यादा कमाते हो, विशाल ने प्रशंसा करते हुए कहा। नीरज बहुत खुश था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह चहक रहा था। उसे लगा कि उसकी रॉयल्टी विशाल की रॉयल्टी से ज़्यादा थी, जो उसके लिए एक जीत थी। उसे यह नहीं पता था कि विशाल ने जो रॉयल्टी बताई थी वह केवल एक अनुमान था। ताइवान के कई अखबार या प्रकाशन घर कहानियों के लिए बहुत अधिक कीमत देते थे। कभी कभी वह केवल एक किताब का पहला अध्याय लिखने के लिए दसियों हजार रुपये कमा सकता था, जो असल में नीरज की कमाई से कहीं ज्यादा था। भाई विशाल, तुम्हें अपने लालच पर संयम रखना चाहिए। चाहे वे कितने भी पैसे दें, अगर हो सके तो मना कर दो। हम विद्वान हैं, हम लेखक हैं, हमें कलात्मक चीज़ों की तलाश होनी चाहिए। नीरज को लगा कि विशाल को कभी भी किराए का लेखक न बनने के रचनात्मक दर्शन पर उपदेश देना जरूरी है। हाँ, उसके बगल में बैठे एजेंट ने अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अरे, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नीरज एजेंट के रवैये से बहुत नाखुश था। मैं तुमसे, तुम्हारे बड़े बॉस से बात कर रहा हूं और तुम मुझ पर हंसने की हिम्मत कर रहे हो। नहीं नीरज जी, मैं तो बस आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा हूं। लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में कोई सम्मान क्यों नहीं दिख रहा है? अरे, वह बात है। सोचने के लिए अपना समय लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगा। माफ़ करना भाई विशाल, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। हम बाद में अपनी महफिल जारी रखेंगे। आज रात जब तक हम पूरी तरह से झूम नहीं जाते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नीरज के अपनी बात खत्म करने के बाद उसने उन दो सुंदरियों को खुद से अलग किया जिन्हें वह अपनी बाहों में घेरे हुए था, और मुंह में टूथपिक दबाए हुए दरवाज़ा खोला। बाहर निकलते ही नीरज ने अपने कपड़े ठीक किए। उसने पहले ही बहुत ज़्यादा पी ली थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसका सामना इस मैदान के किसी माहिर खिलाड़ी से होगा। उसने लगभग अपना नियंत्रण खो दिया था। नहीं, मुझे पहले हल्का होना पड़ेगा, मैं उसे बाद में हरा दूंगा। ये सोचकर नीरज ने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई, अपने भरे हुए पेट को थपथपाया और शौचालय जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही नीरज उस निजी कमरे के पास पहुंचा जहां शिवा सिंह था, दरवाज़ा अचानक खुल गया। शिवा सिंह ने आगे झुककर नीरज से कहा, नीरज जी कृपया रुकिए। नीरज ने मुंह में टूथपिक दबाए हुए तिरछी नज़र से शिवा सिंह की ओर देखा, उसे पहचाना नहीं और बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम प्रयागराज के रहने वाले हो या लखनऊ के? शिवा सिंह ने तुरंत जवाब दिया, मैं लखनऊ से हूं और आप और मैं एक ही शहर के रहने वाले हैं। अरे, मेरे गांव के साथी। नीरज ने शिवा सिंह की ओर देखा, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं इस शहर में इतने लंबे समय से हूं और मैंने शायद ही कभी तुम्हारे जैसा बदसूरत गांव वाला देखा हो। उनमें से ज़्यादातर मेरे जैसे ही सुंदर होते हैं। शिवा सिंह जानता था कि वह मजाक कर रहा है। आप इतने सुंदर हैं, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको एक ड्रिंक पिलाऊं? नीरज हंसा, मैं उस तरह की सस्ती शराब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सबसे कम जो पीता हूं वह है रेमी मार्टिन एक्सो। कोई बात नहीं, यह मेरी तरफ से है। लेकिन मेरे दो दोस्त भी हैं, आइए उन्हें भी साथ बुला लेते हैं। हमने तो साथ देने के लिए कुछ खूबसूरत लड़कियों को भी बुलाया है। मैं पैसे दूंगा। ठीक है, एक पल रुको।
नीरज जल्दी से पीछे मुड़ा, अपने निजी कमरे की ओर भागा, दरवाज़ा खोला और अंदर बैठे व्यक्ति से कहा, विशाल भाई, हम किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसा बकरा मिल गया। जिस निजी कमरे में शिवा सिंह था वह अब लोगों से खचाखच भर गया था। नीरज और उसकी 2 खूबसूरत लड़कियों के अलावा वहां विशाल, उसका एजेंट और उनके साथ 4 खूबसूरत लड़कियां थीं। नीरज ने पूरी तरह से इस जगह को अपना मान लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के रेमी मार्टिन की 4 बोतलें और कई खास व्यंजन मंगवाए। तभी उसने शिवा सिंह से कहा, मुझे माफ़ करना मेरे गांव के साथी, हमारी पहली मुलाकात में इस तरह खाना सच में अजीब है। इसलिए जब हम बाद में बिल चुकाएंगे तो मुझे बता देना और मैं तुम्हारे साथ मेन्यू चेक करने चलूंगा। ये भोजनालय अक्सर गलत व्यंजन परोसने के लिए जाना जाता है। नीरज बाबू, आप बहुत दयालु हैं। धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं, दावत तुम्हारी तरफ से है, नीरज ने कहा। फिर उसने विशाल का शिवा सिंह से परिचय कराया। हमारे साथी ताइवान के रहने वाले विशाल भाई मेरी तरह ही एक लेखक हैं। विशाल ने विनम्रता से अपना शराब का गिलास उठाया, खड़ा हुआ और शिवा सिंह से कहा, कृपया मेरे इस साधारण रूप को नज़रअंदाज करें। मैं बस अपनी लेखनी बेचकर गुजारा करता हूँ। ये हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए मैं पहले तुम्हारे नाम का घूंट पीता हूँ। ये कहने के बाद उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और आसानी से विदेशी शराब का पूरा गिलास पी गया। फिर बिना अपना भाव बदले या हौंफे उसने अपना गिलास पलट दिया और शिवा सिंह को दिखाया। पास खड़े हर्षद ने शिवा सिंह के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यह आदमी सच में बहुत पी सकता है। पूरा गिलास, एक बूंद भी नहीं बची। शिवा सिंह पहले ही पहचान चुका था कि दूसरा व्यक्ति कौन है और हंसा, विशाल भाई इतने उदार हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। बोलते हुए वह खड़ा हुआ, अपने लिए शराब का एक पूरा गिलास भरा और फिर विशाल की नकल करते हुए अपना सिर पीछे झुकाया और एक ही घूंट में सब पी गया। अंत में उसने अपना गिलास उल्टा कर दिया, ये दिखाते हुए कि एक बूंद भी नहीं बची है। विशाल हंसा। उसे आमतौर पर दूसरों के साथ मेज साझा करना पसंद नहीं था जब तक कि दूसरा व्यक्ति ऐसा न हो जिसे वह सच में पसंद करता हो। अभी शिवा सिंह बिल्कुल उसकी पसंद का था। जो लोग दिल खोलकर पीते थे वे आमतौर पर बुरे लोग नहीं होते थे। शराब पीने के 2 साल। एक व्यक्ति की शराब पीने की आदतें उसके चरित्र को दर्शाती हैं। कम से कम शिवा सिंह को पहले ही नीरज और विशाल का समर्थन मिल चुका था। अरे गांव के साथी, हम सब यहाँ समझदार हैं। तुम मुझे बिना किसी कारण के इतनी महंगी विदेशी शराब पीने के लिए आमंत्रित नहीं करते। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो, लेकिन एक शर्त है, उधार मांगने के लिए कोई पैसा नहीं और निवेश करने के लिए कोई अवसर मत बताना। नीरज ने चतुराई से पहले ही शिवा सिंह का रास्ता रोक दिया। नीरज बाबू, आपने गलत समझा है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा का प्रशंसक रहा हूँ। नीरज थोड़ा इतराया और विशाल की ओर देखे बिना नहीं रह सका। मैं कुछ नहीं कर सकता विशाल भाई, जब आप मशहूर हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है। आप जहां भी जाते हैं पहचाने जाते हैं। यह आपकी प्रसिद्धि का बोझ है। मैं तुम्हारे साथ अकेले बैठकर शराब भी नहीं पी सकता शिवा सिंह, इसलिए मैं आपको अपने लिए कहानी लिखने वाले के रूप में काम पर रखना चाहता हूँ। पफ्ट। नीरज पानी पी रहा था जब उसे फंदा लग गया और वह खांसने लगा। उसने कई संभावनाओं का अनुमान लगाया था और जानता था कि शिवा सिंह को उससे कुछ काम होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह चाहता है कि वह एक कहानी लिखने वाला बने। समस्या ये थी कि उसने अभी अभी इस तरह के व्यवहार की कड़ी आलोचना की थी। मुझे माफ़ करना, मैंने कई सालों से किसी और के लिए कहानी लिखने का काम नहीं किया है, नीरज ने गंभीरता से कहा। मैं अब कई अखबारों के लिए कॉलम लिखता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे निर्देशक चेतन आनंद ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आपने द वन आर्म स्वॉर्ड्समैन लिखी है। ओह, तुम निर्देशक चेतन को कैसे जानते हो? मेरा द वन आर्म स्वॉर्ड्समैन फिल्म से थोड़ा नाता है। नीरज रुका, मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो और शिवा सिंह की ओर इशारा किया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम? नीरज जानता था कि द वन आर्म स्वॉर्ड्समैन के अधिकार खरीदे जा चुके थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह उसके सामने खड़ा ये युवक होगा। जब शिवा सिंह ने देखा कि उसने उसे पहचान लिया है तो वह विनम्रता से मुस्कुराया। विशाल और बाकी लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे मानो कोई पहेली सुलझ रही हो। नीरज ने शिवा सिंह की ओर सिर हिलाया। वैसे देखा जाए तो शिवा सिंह द्वारा द वन आर्म स्वॉर्ड्समैन खरीदने और उसके सुपरहिट होने के बाद खुद नीरज को भी फायदा हुआ था। एक पटकथा लेखक के रूप में उसे अब बहुत काम मिल रहा है और उसकी पटकथा की फीस 8 या 9 हज़ार से बढ़कर 10 हज़ार हो गई है। तो अब नीरज बाबू, क्या आप मेरी कहानी सुनने में रुचि रखते हैं? शिवा सिंह थोड़ा मुस्कुराया, इशारे के तौर पर अपना पानी का गिलास उठाया और फिर धीरे धीरे द मिथक नाटक की कहानी सुनानी शुरू की। शुरुआत में नीरज का ध्यान भटका हुआ था। विशाल बस बहुत विनम्रता से सुन रहा था। एजेंट किनारे पर उबासी ले रहा था। नर्तकियां सभी हंस और मजाक कर रही थीं।
हालांकि जैसे जैसे शिवा सिंह की कहानी आगे बढ़ी, खासकर समय यात्रा के तत्व के परिचय के साथ, दर्शकों की प्रतिक्रिया बदल गई। नीरज की आंखें चमक उठीं। विशाल के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। एजेंट को विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि नर्तकियों ने भी फुसफुसाना बंद कर दिया और अपने हाथों पर ठुड्डी रखकर ध्यान से सुनने लगीं। शिवा सिंह बोलता रहा। वह पहले से ही एक असाधारण रूप से वाक्पटु वक्ता था और इस समय उसने द मिथक की कहानी को सजाया, 1000 साल पुरानी प्रेम कहानी जो मार्मिक और शानदार दोनों थी, जिसने तुरंत सभी को स्तब्ध कर दिया। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस युग की साहित्यिक दुनिया ने कभी समय यात्रा या 1000 साल का इंतजार जैसा कुछ नहीं देखा था। अगर कोई होती भी तो वे सफ़ेद नागिन जैसी होती। इसलिए शिवा सिंह का समय यात्रा शैली का निर्माण एक युगांतरकारी उपलब्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कुछ ही देर में शिवा सिंह ने एक गहरी सांस ली और अंततः द मिथक नाटक की कहानी सुनाना समाप्त किया। उसका मुंह सूख रहा था और वह पानी पीने के लिए अपना चाय का प्याला उठाना चाहता था, तभी उसने पाया कि नीरज और बाकी सभी उसे प्रशंसा की दृष्टि से घूर रहे थे, जैसे वे अभी भी उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहे हों। एक पल में शिवा सिंह को एक कथावाचक जैसा महसूस हुआ और इसका प्रभाव बहुत अच्छा था। क्या आपने खत्म कर दिया? ये कहानी बहुत मार्मिक है। तुम्हारी कहानी। नीरज को नहीं पता था कि इसका वर्णन कैसे किया जाए। वह हमेशा मानता था कि उसका दिमाग बेतहाशा कल्पनाशील है और उसने अपने कॉलम में कुछ विज्ञान कथा उपन्यास भी लिखे थे, लेकिन शिवा सिंह की कहानी की तुलना में वह पूरी तरह से कमज़ोर थी। क्या सच में प्राचीन शियान नगर में टेराकोटा वॉरियर्स हैं? क्या रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन में दर्ज सब कुछ सच है? क्या सम्राट शमशेर के पास सच में एक भूमिगत महल और अमरता का अमृत था? सवालों की इस झड़ी ने शिवा सिंह के पास यह जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। यह एक कलात्मक रचना है। वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता विशुद्ध रूप से एक संयोग है, लेकिन ये बहुत यथार्थवादी है। हाँ, मुझे तो लगभग यकीन ही हो गया है। ठीक है, चलो वापस मुद्दे पर आते हैं। नीरज बाबू, आप क्या सोचते हैं? इस पटकथा को लिखने में मेरी मदद करें और आप अपनी कीमत बता सकते हैं। शिवा सिंह ने बातचीत को वापस पटरी पर लाते हुए सीधे नीरज की ओर देखा। नीरज ने अपनी शराब का एक घूंट लिया। मुझे माफ़ करना शिवा बाबू, हालांकि आप बहुत सच्चे हैं और कहानी बहुत मार्मिक और दिल को छू लेने वाली है और ओह, बहुत रचनात्मक है, लेकिन मेरे पास अभी ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण काम है। दैनिक जागरण के लिए वैसले कॉलम लिखना। 10,000 कैसा रहेगा? ये पैसों के बारे में नहीं है, मैं अभी भी दृश्य स्टूडियो के लिए पटकथाएं लिख रहा हूँ। 15,000। शिवा सिंह जानता था कि नीरज केवल 10,000 में एक पटकथा बेच सकता है, इसलिए 5,000 और देना पहले से ही काफ़ी अच्छा था। मैंने कहा ना, ये पैसों के बारे में नहीं है। चड्ढा जी और मैं दोस्त हैं, भाई हैं। मैं तुम्हारे लिए कहानी लिखने के खातिर अपना कॉलम नहीं छोड़ सकता। मैं समझता हूँ आप और चड्ढा जी बहुत करीब हैं, भाइयों से भी ज़्यादा करीब। कोई बात नहीं, मैं और पैसे दूंगा। क्या? नीरज को अपमानित महसूस हुआ, मानो वह किसी भी पल फटने वाला हो। शिवा सिंह ने विदेशी शराब का एक गिलास उठाया, नीरज के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, जैसा कि कहा जाता है, पैसा हाथ पैर की मैल है और भाई कपड़ों की तरह हैं। भाई बेचे जाने के लिए होते हैं, अगर आप उसे नहीं बेचेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक भाई की कीमत क्या है? नीरज बाबू, मुझे आपकी बात तुरंत पसंद आ गई और मैं चड्ढा जी के साथ आपके भाईचारे की हैसियत खरीदने के लिए 30,000 रुपये देने को तैयार हूँ। कैसा रहेगा, इस पर विचार करें। नीरज थोड़ा स्तब्ध रह गया। पैसा हाथ पैर की मैल है, भाई कपड़ों की तरह हैं। कुछ तो सही नहीं लग रहा था। और 30,000 रुपये और थे उसकी रॉयल्टी का 3 गुना, क्या ये सही नहीं था? मुझे वास्तव में पैसों की ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी कहानी कितनी रोमांचक थी और तुम कितने सच्चे थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं निश्चित रूप से तुम्हारा भाई बनने जा रहा हूँ। चीयर्स। नीरज ने अपना गिलास उठाया। विशाल और अन्य लोगों ने भी जल्दी से अपने गिलास उठाए। शिवा सिंह और नीरज को एक ही घूंट में सब पीते हुए देखा। वे अपने मन में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। पुरानी अदरक ज़्यादा तीखी होती है। शराब के एक गिलास की कीमत 30,000 रुपये है। नीरज को उस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा और एक निडर रवैये के साथ शिवा सिंह से कहा, 3 दिनों में माल लेने के लिए मुझसे मिलना। आज रात खाने की मेज़ का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था। नीरज और विशाल दोनों ही मुंबई और ताइवान के साहित्यिक हलकों में जानी मानी हस्तियां थे, जो दैनिक जागरण के प्रमुख जयदेव के बाद दूसरे स्थान पर थे। वे बड़ी वाक्पटुता से बात करते थे, अनगिनत दिलचस्प कहानियां सुनाते थे और शास्त्रीय दृष्टांतों और टिप्पणियों का हवाला देने में माहिर थे। जिस बात ने उन दोनों को सबसे ज़्यादा हैरान किया वह शिवा सिंह था। अपनी कम उम्र के बावजूद उसका ज्ञान अथाह था। वह साहित्य, इतिहास, दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान के बारे में भी बड़े तर्क और प्रमाण के साथ बात कर सकता था।
उन तीनों ने मुंबई से लेकर ताइवान तक के जीवन के बारे में चर्चा की। इस समय तक नीरज और विशाल पहले से ही शिवा सिंह की प्रशंसा से भर चुके थे, ये सोचकर कि वे भी उसकी उम्र के थे लेकिन इतना कुछ नहीं समझते थे। शिवा सिंह का लक्ष्य पहले ही नीरज से हटकर विशाल की ओर जा चुका था। प्रतिभा के प्यासे एक धूर्त व्यक्ति के रूप में शिवा सिंह हमेशा आर्यन राज को एक टेलीविजन धारावाहिक बनाने में मदद करना चाहता था। वह उसे सारा दिन विज्ञापनों में ऐसे ही उछलने कूदने नहीं दे सकता था, और विशाल की द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन आर्यन राज के लिए बिल्कुल सही थी। इसलिए शिवा सिंह ने झिझकते हुए विशाल से पूछा, विशाल भाई, मैं जानता हूं कि नीरज बाबू ने आपको दैनिक जागरण की ओर से द पियरलेस ट्विंस लिखने का काम सौंपा था, लेकिन अब जब आपने वह किताब पूरी कर ली है तो क्या आपने हाल ही में कोई नई किताब शुरू करने की योजना बनाई है? विशाल एक पल के लिए रुका। मैंने उस बारे में सोचा है। मुझे हाल ही में एक किताब का विचार आया है और मैंने पहले ही मुख्य पात्र का नाम तय कर लिया है, द लवेबल स्वॉर्ड्समैन। ओह, द लवेबल स्वॉर्ड्समैन, क्या ये द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन नहीं है? क्या? विशाल की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी नई किताब के मुख्य पात्र का नाम द लवेबल स्वॉर्ड्समैन रखा था, जिसका अर्थ है हर जगह खूबसूरत महिलाओं को संजोना। हालांकि शिवा सिंह का नाम द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन उसके नाम को पूरी तरह से कुचल रहा था। द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन जो हर जगह अपनी महक छोड़ जाता है। शिवा बाबू सच में एक जीनियस हैं। विशाल ने उत्साह से शिवा सिंह की तारीफ की। नीरज ने टूथपिक से अपने दांत साफ करते हुए कहा, द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन, ये नाम सच में तुम्हारे द लवेबल स्वॉर्ड्समैन से बहुत बेहतर है, विशाल भाई। विशाल और भी उत्साहित हो गया। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी जब उसने शिवा सिंह की ओर देखा। शिवा बाबू, क्या आपके पास कोई और अच्छे सुझाव हैं? मैं इस उपन्यास पर लंबे समय से काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक इसे लिखना शुरू नहीं कर पाया हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पता चला कि द पियरलेस ट्विंस को धारावाहिक रूप में पूरा करने के बाद विशाल ने इस द न्यू आयरन ब्लडड लेजेंड की कल्पना करना शुरू कर दिया था, जिसमें वह लोकेश के शिष्य की कहानी लिखने का इरादा रखता था। हालांकि बार बार सोचने के बाद उसे हमेशा लगता था कि विषय वस्तु काफ़ी नई नहीं थी और पात्र काफ़ी जीवंत नहीं थे, इतना कि वह अब एक रचनात्मक रुकावट में फंस गया था और मुश्किल स्थिति में था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज रात जब मुझे यहाँ शराब पीने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो मेरी मुलाकात शिवा सिंह जैसे असाधारण व्यक्ति से होगी। शिवा सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक सामान्य सी बात इतना हंगामा खड़ा कर देगी, और अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं था। विशाल की आंखों में उम्मीद की किरण और नीरज की जिज्ञासु नज़र को देखकर शिवा सिंह केवल अजीब तरह से हंस सका। माफ़ करना, शायद मैं बस दूसरों के मामलों में दखल दे रहा था। सच कहूँ तो मैं बस एक आम आदमी हूँ जो इंस्टेंट नूडल्स बनाता है और सोडा बेचता है। मैं सच में रचनात्मक लेखन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, वरना मैं आपसे, नीरज बाबू, मेरे लिए कहानी लिखने को नहीं कहता। नीरज ने सिर हिलाया, शिवा सिंह की बात से सहमत होते हुए। अगर वह उसकी जगह होता तो उसने निश्चित रूप से इसे रहस्य नहीं रखा होता। एक महान प्रतिभा आखिर क्या प्रतिष्ठित उपाधि है। वह शायद अपने गले में एक ढोल भी लटका लेता और उसे चारों ओर बजाता फिरता, मानो उसे डर हो कि कोई जान न ले। विशाल अलग था। वह बता सकता था कि शिवा सिंह गहरे पानी की मछली था। उसने जो समय यात्रा की कहानी पहले सुनाई थी उसका तो जिक्र ही छोड़ दें, केवल द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन नाम ने ही उसे बहुत प्रभावित किया था। शिवा बाबू, ओह नहीं शिवा भाई। विशाल ने शिवा सिंह के करीब जाने की पहल की। आपको सच में मेरी मदद करनी होगी, कम से कम एक मुख्य पात्र के निर्माण में मेरी मदद करें। विशाल को इतना सच्चा देखकर शिवा सिंह खुद को ये कहने से नहीं रोक पाया, ज़्यादा योजना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन सुगंधित कमांडर, आधी रात का चोर, ऑर्किड जैसी मुस्कान के साथ सुरुचिपूर्ण, शांत और निर्णायक है। वह तेज तर्रार, साधन संपन्न, चौकस, दयालु और स्नेही है, और उसका हवा में उड़ने का कौशल दुनिया में अद्वितीय है। शिवा सिंह ने जो कुछ भी वह जानता था सब कुछ एक ही सांस में कह डाला। उसका बड़ा सिर और आंखें बल्ब की तरह चमक रही थीं। क्या कुछ और भी है? विशाल ने बेसब्री से पूछा। क्या कुछ और भी है? नीरज की जिज्ञासा फूट रही थी। इस पात्र की रूपरेखा बहुत अच्छी है। ओह, उसे एक कमी दे, उसकी नाक बंद रहती है, इसलिए वह अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। इस तरह हमारे पास ये कहने का एक कारण होगा कि वह हवा में उड़ने वाली मार्शल आर्ट्स में अविश्वसनीय रूप से कुशल है। इसके अलावा उसे 2 युद्ध साथी दें, जैसे बाईं ओर उड़ता हुआ हंस, दाईं ओर रंगीन तितली, दुनिया पर हंसते हुए, स्वर्ग के नीचे सभी पर हावी होते हुए। विशाल के दबाव के तहत शिवा सिंह के पास द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन के पिछले जीवन की पूरी रूपरेखा बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विशाल अब उन्माद की स्थिति में था। शिवा सिंह को इस तरह घूर रहा था मानो उसके मुंह में पानी आ रहा हो। नीरज अवाक था। शिवा सिंह को ध्यान से घूर रहा था मानो वह उसे पहली बार देख रहा हो। कुछ ही देर में विशाल अपने ख्यालों से बाहर आया और उत्साह के साथ शिवा सिंह की ओर देखते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवा।
सच कहूं तो आपके मार्गदर्शन से मुझे अचानक सब कुछ समझ आ गया है। शिवा सिंह को उम्मीद नहीं थी कि विशाल इतना उत्साहित होगा और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और कहा, सच में ये सब आपके ही विचार थे विशाल भाई? मैंने तो बस उन्हें जोर से कह दिया। आप बहुत विनम्र हैं। विशाल ने सोचा कि शिवा सिंह न केवल अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था बल्कि उसका चरित्र भी बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि नीरज भी शिवा सिंह की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ लड़के, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। अच्छा है कि तुम इंस्टेंट नूडल्स और सोडा बनाते हो, वरना अगर तुमने साहित्यिक दुनिया में कदम रखा होता तो साहित्यिक दुनिया में दूसरे नंबर का मेरा पद शायद खतरे में पड़ जाता। शिवा सिंह ने फिर से विनम्रता से इनकार किया और जल्दी से अपना सिर झुकाकर अपनी चाय पीने लगा। पास खड़े हर्षद और अन्य लोग भी शिवा सिंह की प्रतिभा से बहुत हैरान थे। हर्षद विशेष रूप से अक्सर खाली समय में खुद का मनोरंजन करने के लिए मार्शल आर्ट्स उपन्यास पढ़ता था। सारा दिन बाहर बैठकर पागलों की तरह हंसता रहता था, इसलिए उसे मार्शल आर्ट्स उपन्यासों की अच्छी समझ थी। शिवा सिंह द्वारा द फ्रैग्रेंट स्वॉर्ड्समैन का वर्णन इतना जीवंत था मानो वह कोई असली इंसान हो। यह अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। शिवा सिंह को धन्यवाद देने के बाद विशाल ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, हे शिवा, अगर मैं पूछने का दुस्साहस करूं तो क्या मैं अपनी किताब में तुम्हारे द्वारा बताए गए पात्र की रूपरेखाओं का उपयोग कर सकता हूं, जिसमें द फ्रैग्रेंट स्वॉर्ड्समैन नाम भी शामिल है? उन्हें डर था कि शिवा सिंह सहमत नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अच्छी तरह जानता था कि एक मार्शल आर्ट्स उपन्यासकार के लिए इन बातों का क्या मतलब होता है। इसलिए विशाल ने जल्दी से जोड़ा, बेशक, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा, बस अपनी शर्तें बताओ। शिवा सिंह का मूल इरादा उदारतापूर्वक अपना हाथ हिलाने और विशाल को उन चीज़ों को अपनी इच्छानुसार लेने देने का था क्योंकि वे मूल रूप से उसी के थे। लेकिन फिर उसने दोबारा सोचा और कहा, सच में मेरे केवल 2 छोटे अनुरोध हैं। बताओ। विशाल बहुत खुश था। अब उसे डर था कि कहीं शिवा सिंह कोई शर्त ही न बताए। पहला, मैं एक दोस्त को जानता हूं जो एक अभिनेता है। अगर आपकी किताब लोकप्रिय हो जाती है और इसे टेलीविज़न धारावाहिक या फिल्म में ढाला जाता है तो क्या आप उसे द फ्रैग्रेंट स्वॉर्ड्समैन के रूप में लेने पर विचार कर सकते हैं? ठीक है, विशाल ने तुरंत उत्तर दिया। इसके अलावा शिवा सिंह ने अपनी नाक खुजलाई, उसका लहजा थोड़ा शर्मीला हो गया। आप सभी जानते हैं कि मैं सोडा और इंस्टेंट नूडल्स बनाता हूं, तो क्या कृपया आप इस किताब को लिखते समय मुझे एक अध्याय में सिफारिश दे सकते हैं? मैं ज़्यादा नहीं मांगता, बस एक वाक्य, द फ्रैग्रेंट स्वॉर्ड्समैन, शिवा इंस्टेंट नूडल्स और सोडा की सिफारिश करते हैं, वे बिल्कुल अद्भुत हैं। मुंबई के मार्शल आर्ट उपन्यासों का उदय दिवाकर के ड्रैगन एंड टाइगर फाइट इन द कैपिटल से हुआ था, लेकिन असल में जयदेव के मार्शल आर्ट उपन्यासों ने ही असली लोकप्रियता हासिल की। दैनिक जागरण में चल रही द स्माइलिंग प्राउड वांडरर की श्रृंखला ने अनगिनत मार्शल आर्ट प्रेमियों का दिल जीत लिया था। इसके विपरीत बेहतर सांस्कृतिक मनोरंजन की कमी वाले इस युग में पढ़ने के लिए अच्छे उपन्यास खोजना निस्संदेह अनगिनत मुंबई वासियों की सबसे बड़ी चाहत थी। अफसोस की बात यह है कि हालांकि इस युग में कई मार्शल आर्ट उपन्यास हैं, लेकिन वास्तव में बेहतरीन बहुत कम हैं। मुंबई में जयदेव और दिवाकर के अलावा ताइवान के गोकुल ही एकमात्र ऐसे लेखक हैं जिन्हें व्यापक मान्यता मिल सकती है। जयदेव प्रतिभा की कद्र करने वाले व्यक्ति थे और साथ ही एक चतुर व्यापारी भी थे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त नीरज से ताइवान से गोकुल को अपने पाले में करने और उनके नए काम द पियरलेस ट्विंस को दैनिक जागरण में धारावाहिक के रूप में छापने के लिए कहा। एक विशेषज्ञ सिर्फ एक चाल से ही अंतर बता सकता है। द पियरलेस ट्विंस उपन्यास मुंबई में रातों रात हिट हो गया, जिससे अनगिनत मुंबई के मार्शल आर्ट प्रेमियों को महान लेखक गोकुल की प्रतिभा का एहसास हुआ। इसलिए द पियरलेस ट्विंस की श्रृंखला समाप्त होने के बाद हर कोई बेसब्री से गोकुल की अगली उत्कृष्ट कृति का इंतजार करने लगा। हालांकि गोकुल के उपन्यास के प्रकाशन में देरी हुई। अफवाहें फैलने लगी कि गोकुल का दैनिक जागरण के साथ विवाद हो गया है और जयदेव और गोकुल वर्चस्व के लिए होड़ कर रहे हैं, एक दूसरे को नापसंद करते हैं। ये भी कहा जाने लगा कि जयदेव सनफ्लावर मैनुअल का अभ्यास कर रहे थे, जबकि गोकुल वेडिंग ड्रेस डिवाइन स्किल का अभ्यास कर रहे थे, और दोनों ने अगले दिन विक्टोरिया पीक पर द्वंद्व युद्ध करने का फैसला किया है, जिससे साहित्यिक दुनिया मार्शल आर्ट की दुनिया की तरह ही रोमांचक और जीवंत हो गई। लेकिन आज अनगिनत मुंबई वासियों ने दैनिक जागरण के मार्शल आर्ट कॉलम में गोकुल का नवीनतम मार्शल आर्ट उपन्यास द लीजेंड ऑफ आयरन एंड ब्लड देखा। ये नाम सुनने में ही बहुत शानदार लगता है। मुख्य पात्र का नाम भी बहुत प्रभावशाली था, द फ्रैग्रेंट स्वॉर्ड्समैन। पानी का परीक्षण करने की अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अनगिनत मार्शल आर्ट प्रशंसकों ने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। अध्याय 1, द ज़ेड ब्यूटी। धत्तेरे की, इस अध्याय का शीर्षक ही इतना आकर्षक है। फिर धीरे धीरे इसका स्वाद चखा, फिर हर कोई दंग रह गया। इसकी महक बहुत अच्छी है। ये कैसे संभव है? क्या इतने अच्छे उपन्यास भी होते हैं? ये शैली, ये कलात्मक कल्पना, किसी ने पहले कभी ऐसा नहीं लिखा।
कहानी एकदम कसी हुई और भव्य है, खासकर मुख्य पुरुष पात्र द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन का बेहतरीन चरित्र निर्माण, जो कई मार्शल आर्ट उपन्यासों में अभूतपूर्व है। पल भर में अनगिनत मार्शल आर्ट प्रशंसक रोमांचित हो उठे। जो पाठक खुद को मार्शल आर्ट उपन्यासों के मूल्यांकन का उस्ताद मानते थे, उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट उपन्यास मिल गया है और द लीजेंड ऑफ आयरन एंड ब्लड भविष्य में मुंबई में निश्चित रूप से हिट होगा। इस बीच अनगिनत पाठकों और प्रशंसकों ने बेसब्री से इस उपन्यास के पहले अध्याय के अंत पर अपना ध्यान केंद्रित किया, इस उम्मीद में कि उनकी प्यास बुझाने के लिए एक और अध्याय होगा। हालांकि अंत में केवल एक ही पंक्ति थी, द फ्रेग्रेंट स्वॉर्ड्समैन की सिफारिश, शिवा बाबू के सोडा नूडल्स बहुत लाजवाब हैं। क्या ये भी संभव है? अनगिनत पाठक पूरी तरह से हैरान रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने बेहतरीन लेख का अंत एक विज्ञापन के साथ होगा। सुबह के समय दास परिवार के विला में देविका दास, जिसे आमतौर पर देर तक सोना पसंद था, आज सुबह जल्दी उठ गई और अपनी चप्पलों में पैर डालते हुए बैठक की ओर दौड़ी। इससे पहले कि वह घरेलू सहायिका शांति दीदी से पूछ पाती कि क्या उसका दैनिक जागरण का अखबार आ गया है, उसने देखा कि उसका बड़ा भाई देवराज दास डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है, धीरे धीरे अपनी सुबह की चाय पी रहा है और अपने हाथ में अखबार पढ़ रहा है। आवाज़ सुनकर देवराज दास ने ऊपर भी नहीं देखा और देविका दास से कहा, तुम्हारा इतनी जल्दी उठना बहुत दुर्लभ है, आओ मेरे साथ थोड़ी चाय पियो। देविका दास ने शांति दीदी की तरफ देखा, जिसने फिर देवराज दास की डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। जब देविका दास ने देखा तो पक्का हो गया, उसका दैनिक जागरण और 5 या 6 अन्य अखबार एक साथ रखे हुए थे और देवराज दास की कोहनी के नीचे दबे हुए थे। देवराज दास की हर सुबह अखबार पढ़ने की आदत थी। अक्सर अपने भोजन के समय वह कई अलग अलग मीडिया संस्थाओं के सभी अखबारों को पढ़ लेता था। इन अखबारों में देवराज दास अंग्रेजी भाषा के टाइगर अखबार और हिंदुस्तान टाइम्स को ज्यादा पसंद करता था, एक सरकारी रुझानों का अंदाजा लगाने के लिए और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखने के लिए। इसके अलावा देवराज दास को ओवरसीज चाइनीज डेली और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अखबार पढ़ना भी पसंद था। देवराज दास को दैनिक जागरण बहुत पसंद नहीं था। हालांकि मुंबई में दैनिक जागरण की बिक्री बहुत अच्छी थी और इसकी बिक्री अभी भी हर साल बढ़ रही थी, लेकिन देवराज दास को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि यह अखबार बहुत गंभीर नहीं है और ध्यान खींचने के लिए सभी प्रकार के अजीब और अलौकिक मार्शल आर्ट उपन्यास प्रकाशित करना पसंद करता है। एक बार जब किसी के मन में किसी चीज़ के बारे में कोई राय बन जाती है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए देवराज दास ने कभी वास्तव में दैनिक जागरण नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी बहन देविका दास पूरी तरह से मार्शल आर्ट की प्रशंसक थी और उसे दैनिक जागरण में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होने वाली मार्शल आर्ट की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। खासकर जब हाल ही में गोकुल का उपन्यास द पियरलेस ट्विंस प्रकाशित हुआ था, देविका दास ने सुना कि वह अपनी नई किताब दैनिक जागरण में धारावाहिक के रूप में छापने वाले हैं, इसलिए वह अखबार ढूंढने के लिए बिना सोए ही सुबह सुबह बाहर भाग आए। देविका दास के भारी आश्चर्य के बीच जिस अखबार का वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वह उसके बड़े भाई की कोहनी के नीचे छिपा था। अब क्या किया जाए? देविका दास के पास कड़वा घूंट पीने और आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने बड़े भाई के सामने बैठने का नाटक किया। इसी समय शांति दीदी एक प्याला गाढ़ी मलाईदार काली चाय और बिस्कुट की एक छोटी प्लेट ले आए। ये देविका दास की सुबह की चाय पीने की आदत थी, जो बहुत ही ब्रिटिश थी। इसके अलावा वह जिस प्याले से चाय पीती थी वह पारंपरिक चीनी चाय के प्याले से बहुत बड़ा था और उस पर एक जटिल पैटर्न बना हुआ था। देवराज दास ने शांति दीदी को सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर शान से एक घूंट लेने से पहले काली चाय में खुद दूध और नींबू का रस मिलाया। अगर वह अपने पैर मोड़कर नहीं बैठती और उसके नंगे पैर डाइनिंग टेबल के नीचे आगे पीछे उछल नहीं रहे होते, जिससे उसकी टखनों की चांदी की पायल छनक रही थी, तो वह एक अच्छे परिवार की शांत और संस्कारी महिला लगती। देवराज दास अखबार पढ़ रहा था जब देविका दास के टखनों से आ रही छनकने की आवाज़ ने उसे परेशान कर दिया। उसने त्योरियां चढ़ाईं, अखबार से नजरें हटाईं और अपनी छोटी बहन देविका दास से कहा, कृपया क्या तुम चाय पीते समय थोड़ा बेहतर व्यवहार कर सकती हो? अपने पैरों को हिलाना बंद करो, ये बहुत अशोभनीय लगता है। देविका दास ने उसे देखकर आंखें घुमाईं, 2 छोटे बिस्कुट उठाए, उन्हें अपने मुंह में ठूंसा और चबाते हुए बोली, बाहर एक संस्कारी महिला बनना और घर पर भी संस्कारी महिला होने का नाटक करना बहुत थका देने वाला काम है। देवराज दास ने थोड़ा हताश होकर अपना सिर हिलाया। उसने अपनी बहन को इस समस्या के बारे में अनगिनत बार बताया था, लेकिन वह बदलने वाली नहीं थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए देविका दास ने कहा, आउच, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे शौचालय जाना है और पढ़ने के लिए एक अखबार लेना है। ये कहने के बाद उसने देवराज दास के सामने रखे सभी अखबारों को पकड़ लिया, उन पर एक नज़र डाली, दैनिक जागरण अखबार निकाला और फिर अपना पेट पकड़कर झुकते हुए शौचालय की ओर दौड़ पड़ी।
अपनी बहन के हाव भाव देखकर देवराज दास ने फिर अपना सिर हिलाया। इतने खराब अभिनय कौशल के साथ मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें वो फालतू लेख पढ़ना क्यों पसंद है। क्या मार्शल आर्ट उपन्यास वास्तव में इतने अच्छे होते हैं? बकवास। शौचालय के अंदर शांति दीदी, जो एक विचारशील व्यक्ति थी, ने पहले ही चंदन की अगरबत्ती जलाकर दीवार के कोने में रख दी थी, जहां से धुएं की लकीरें निकल रही थीं, जो ताजगी और ऊर्जा दे रही थीं। अपने कपड़े उतारे बिना ही देविका दास कमोड पर बैठ गई, दोनों हाथों से अखबार खोला और बेसब्री से मार्शल आर्ट उपन्यास की श्रृंखला वाले हिस्से को देखने लगी। द लीजेंड ऑफ आयरन एंड ब्लड सच में एक नया उपन्यास धारावाहिक के रूप में छप रहा है। देविका दास उत्साहित हो गई, उसकी आंखें खुशी से कांप उठीं और वह खुद को उस लेख को जल्दी जल्दी पढ़ने से नहीं रोक पाए। वह जल्दी से लेख के अंत तक पहुंच गई, फिर एकदम से सुन्न रह गई, ये सोचकर कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया। उसने अपनी आंखें मली और फिर से ध्यान से देखा। ये बिल्कुल सही था, उस दुष्ट शिवा सिंह ने इतने अच्छे उपन्यास के अंत में वास्तव में एक विज्ञापन डाल दिया। और वो अभी भी इसे सोडा और इंस्टेंट नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं कह रहा है। तुरंत शौचालय से एक तेज चीख आई। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम किस बात पर चिल्ला रही हो? अभी बाहर आओ। शौचालय से देवराज दास खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाया। शांति दीदी, जो पास ही काम कर रही थी, शौचालय के दरवाजे के पास गई, हल्के से कुछ बार खटखटाया और बोली, छोटी मालकिन, बड़े बाबू चाहते हैं कि आप बाहर आ जाएं। देविका दास ने अंदर से चिढ़ते हुए जवाब दिया, मुझे पता है। जल्द ही देविका दास गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ गुस्लखाने से बाहर आई। बाहर आने से पहले उसने फ्लश का बटन दबाने का नाटक किया और पानी बहने की आवाज़ आई। देविका दास ने मुंह फुलाया और अपने बड़े भाई देवराज दास के पास गई और अपने हाथ में पकड़े अखबार को उसके सामने पटकते हुए बोली, उस नकारा शिवा सिंह ने सच में उपन्यास के अंत में एक विज्ञापन डाल दिया। वह तो लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। देवराज दास ने अखबार उठाया, उस पर कुछ बार नजर डाली और फिर उसे लापरवाही से फेंकते हुए कहा, इसमें कुछ नए विचार तो हैं, लेकिन क्या ये सच में किसी काम का है? देविका दास चिंतित हो गई। भैया, आप इस तरह के उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्हें पढ़ते हैं। भले ही मुंबई में 40 लाख लोग हों, अगर उनमें से 1 लाख भी इसे पढ़ते हैं तो यह कोई छोटी संख्या नहीं है। देविका दास की बातों ने देवराज दास की दिलचस्पी जगा दी। उसने अखबार उठाया और फिर से उस पर नजर डाली। क्या सच में इतने सारे लोग इस तरह के उपन्यास पढ़ते हैं? मुझे तो नहीं लगता। देवराज दास के नज़रिए से जो लोग इस तरह के उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं वे या तो अविकसित हैं या उन्हें कोई मानसिक समस्या है। लोग ऐसी अलौकिक और अजीबोगरीब बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? देविका दास ने अपनी आंखें घुमाईं, ये जानते हुए कि उसके बड़े भाई देवराज दास को इस तरह की चीज़ों में समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। दुर्भाग्य से वह ये साबित नहीं कर सकती थी कि वह सही थी। अपनी बहन की झल्लाहट देखकर देवराज दास मुस्कुराया और बोला, मेरी राय में इस तरह का विज्ञापन बचकाना और बेकार है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके विपरीत आजकल हमारे कारखाने का काम कैसा चल रहा है? देविका दास बैठ गई और उसने एवरलास्टिंग फूड कंपनी के संचालन का संक्षिप्त विवरण दिया। संक्षेप में कहें तो वर्तमान में पेय पदार्थों के क्षेत्र में हमारा पलड़ा भारी है। हालांकि शिवा सिंह के नए पेय पदार्थों का प्रचार बहुत जोरदार है, फिर भी हमारे पेय पदार्थों ने बाजार पर मजबूती से कब्जा कर रखा है। बस ये पता नहीं है कि हम इस बढ़त को कब तक बनाए रख सकते हैं। थोड़ा रुकने के बाद देविका दास ने आगे कहा, आपको नहीं पता, उस फ्लॉप शिवा सिंह द्वारा बनाए गए विज्ञापन के नारे इतने आकर्षक हैं कि मैं अब उन्हें गा भी सकती हूँ। और वो दूसरा फ्लॉप आर्यन राज, वो पहले कोई नहीं था, लेकिन अब वो थोड़ा लोकप्रिय होने लगा है। हमेशा बैले की पोशाक पहने रहता है और चारों ओर नाचता रहता है। ये बहुत कष्टप्रद है। जहाँ तक इंस्टेंट नूडल्स की बात है, हम पूरी तरह से पिछड़ गए हैं। शिवा सिंह के इंस्टेंट नूडल ब्रांड ने अब बाजार पर कब्जा कर लिया है और मुंबई में सबसे प्रसिद्ध ब्रांड बन गया है। उनके नए डिज़ाइन किए गए कप नूडल्स उच्च और मध्यम वर्ग के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाए और रात के नाश्ते के लिए कुछ कप खरीद लिए। अपनी बहन की बात पूरी होने के बाद देवराज दास ने सिर हिलाया और कहा, शिवा सिंह एक चतुर व्यक्ति है। उसने इंस्टेंट नूडल का व्यवसाय जल्दी शुरू किया और निश्चित रूप से हमें अपने बाजार का हिस्सा छीनने का कोई मौका नहीं देगा। भले ही हमारे पास मुंबई में 300 से अधिक सुविधा स्टोर हों, फिर भी परिणाम वही रहेगा। आखिरकार वो मालिक पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। वे केवल ये जानते हैं कि कौन सा इंस्टेंट नूडल सबसे अच्छा बिकता है और वे उसी को बेचेंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? देवराज दास खड़ा हो गया, अपने सामने रखा चाय का प्याला उठाया और उसे एक घूंट में पी गया। उसने अपनी बहन को ध्यान से देखा। बेशक हमें जोखिम उठाना होगा। तुम मेरे साथ कॉलून वॉल्ड सिटी चलो। मैं इस छिपे हुए बंदरगाह पर कब्जा करने जा रहा हूँ।
कॉलून वॉल्ड सिटी। सुबह के समय वॉल्ड सिटी के लोग आदतन अपने सिर के ऊपर से उड़ने वाले बड़े यात्री विमानों की आवाज़ से पी जाग जाते हैं। वॉल्ड सिटी के लोग, जो कई सालों से वॉल्ड सिटी के साए में रह रहे थे, उन्होंने इधर उधर जाना शुरू कर दिया, मुंह धोने और शौचालय जाने के लिए कतार में खड़े हो गए और कबूतर के दरबे जैसे अपने कमरों में आग जलाने और खाना पकाने में व्यस्त हो गए। देवराज दास देविका दास को लेकर उस बस्ती में पहुंचा। उनके पीछे सलाहकार सुशांत और भैरव उपहारों का एक बड़ा ढेर ले जा रहे थे, जिनमें एयर बलून, बर्ड्स नेस्ट, शार्क फिन सूप और लक्ष्मी भंडार से लाया गया फूलों का अर्क, साथ ही रेशम और साटन शामिल थे। मूल रूप से वे सभी चीजें जो वॉल्ड सिटी के लोगों को पसंद थीं और उनके लिए सबसे व्यवहारिक थीं। एक स्थानीय मुखिया के नेतृत्व में ये समूह जल्दी ही कॉलून वॉल्ड सिटी के परिषद भवन में पहुंच गया। हॉल में पहले से ही 5 लोग बैठे थे। वॉल्ड सिटी के सम्मानित पेट्रोल हॉर्स गुरुनाथ के अलावा वॉल्ड सिटी के 4 हेवनली किंग्स भी वहां मौजूद थे, फायर किरण, संग्राम, बड़ी नाक वाला लखन और घोस्टफुट 7। आखिरकार देवराज दास का रुतबा अलग था और शहर में उसकी उपस्थिति सभी के लिए एक बड़े सम्मान की बात थी, इसलिए पेट्रोल हॉर्स गुरुनाथ को स्वाभाविक रूप से शिष्टाचार के साथ उसका स्वागत करना पड़ा। देवराज दास ने अपने द्वारा लाए गए उपहारों को आगे रखा और फिर उसने गुरुनाथ और अन्य लोगों का अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़े और उनसे अपना परिचय दिया। परिचय के बाद देवराज दास और उसकी बहन देविका दास अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और काम की बात करने लगे। जब गुरुनाथ को पता चला कि देवराज दास एवरलास्टिंग फूड कंपनी और वॉल्ड सिटी के बीच वॉल्ड सिटी बाजार को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए सहयोग पर चर्चा करने आया है, तो गुरुनाथ मुस्कुराया। हर कोई जानता है कि कॉलून वॉल्ड सिटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां बाहर से कई चीजें अंदर आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। एवरलास्टिंग फूड कंपनी के इंस्टेंट नूडल्स और शिवा सिंह के इंस्टेंट नूडल्स दोनों ही वॉल्ड सिटी में बेचे जाते हैं, लेकिन उनकी बिक्री की मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। शिवा सिंह के इंस्टेंट नूडल्स ने बाजार में पहले ही प्रवेश कर लिया था और यहां अपनी पहचान बना चुके थे, जबकि एवरलास्टिंग के इंस्टेंट नूडल्स ने अभी बाजार में प्रवेश किया था और अभी तक लोकप्रियता हासिल नहीं की थी। देवराज दास एक स्थिर और सटीक व्यावसायिक समझ वाला व्यक्ति था। वह केवल गुरुनाथ के हाव भाव देखकर ही बता सकता था कि वह क्या सोच रहा है। इसलिए उसने कहा कि हर कोई जानता है कि कॉलून वॉल्ड सिटी केवल एक शहर ही नहीं बल्कि एक बंदरगाह भी है। चूंकि ऐसा था, इसलिए उसने वॉल्ड सिटी में शिवा सिंह को पछाड़ने पर जोर नहीं दिया, बल्कि बाहरी बाजारों को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए वॉल्ड सिटी के साथ सहयोग करने की उम्मीद जताई। गुरुनाथ मुस्कुराया और सोचने लगा कि देवराज दास वास्तव में बहुत चतुर था। बाहरी बाजार सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और अन्य स्थानों को लक्षित करता है। विशेष रूप से हाल ही में कुछ क्षेत्रों में भोजन की कमी हो रही है, इसलिए खाने योग्य किसी भी चीज़ को बहुत अधिक मुनाफे के साथ बेचा जा सकता है। इसलिए इस स्तर पर बाहरी बाजार गुणवत्ता के पीछे नहीं भागता, बल्कि केवल आपूर्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। शिवा सिंह की नाला सोपारा फैक्ट्री स्पष्ट रूप से वॉल्ड सिटी के बाहर के वितरकों की भूख को संतुष्ट नहीं कर सकती थी। नया कारखाना अभी भी विकास और निर्माण के अधीन था और यह पता नहीं था कि यह कब बनकर तैयार होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वॉल्ड सिटी के लिए पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका शिवा सिंह और देवराज दास के साथ सहयोग करना और बाहर की अस्थिर स्थिति का लाभ उठाकर जल्दी से पैसा कमाना है। अब समस्या खड़ी हो गई थी, किसकी आपूर्ति का अनुपात अधिक है, देवराज दास का या शिवा सिंह का? देवराज दास निश्चित रूप से यह उम्मीद कर रहा था कि एवरलास्टिंग इंस्टेंट नूडल्स शिवा बाबू इंस्टेंट नूडल्स को पीछे छोड़ देंगे। यही मुख्य कारण था कि वह आज गुरुनाथ और 4 हेवनली किंग्स से मिलने वॉल्ड सिटी आया था। लेकिन देवराज दास ने वॉल्ड सिटी के नियमों को कम करके आंका। वॉल्ड सिटी के नियम लोकतांत्रिक थे, जहां निर्णय मतदान द्वारा लिए जाते थे। गुरुनाथ और 4 हेवनली किंग्स ने मतदान किया। गुरुनाथ वॉल्ड सिटी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 4 हेवनली किंग्स 4 प्रमुख वितरकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरुनाथ के मतदान से दूर रहने के निर्णय का मतलब था कि वॉल्ड सिटी तटस्थ रही, जिससे 4 प्रमुख वितरकों को निर्णय लेने की अनुमति मिली। फायर किरण ने शिवा सिंह को चुना, संग्राम ने देवराज दास को चुना, बड़ी नाक वाले लखन ने शिवा सिंह को चुना। अब केवल घोस्टफुट 7 बचा था। अगर वह भी देवराज दास को चुनता तो खेल बराबरी पर समाप्त हो जाता। उस समय शिवा सिंह और देवराज दास को वॉल्ड सिटी के बाजार को समान रूप से विभाजित करना पड़ सकता था। इस समय देवराज दास थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह छोटा सा मतदान एवरलास्टिंग इंस्टेंट नूडल्स का भाग्य तय करेगा। घोस्टफुट 7 ने तिरछी नज़र से देवराज दास को देखा, फिर गुरुनाथ और अपने 3 साथियों को देखा और जोर से घोषणा करते हुए बोला, मैं शिवा सिंह को चुनता हूं। अचानक देवराज दास, जो अब तक शांत और संयमित था, खुद को खड़ा होने से नहीं रोक पाया। क्यों? मुझे एक कारण बताओ। घोस्टफुट 7 अपने कूल्हों पर हाथ रखे और अपनी ठुड्डी को ऊंचा उठाए खड़ा था। एक वीर योद्धा की हवा बिखेरते हुए बोला, द फ्रेग्रेंस वॉट्समैन की सिफारिश, भरोसेमंद। 4 देवराज दास, जो चाय पी रहा था, उसने फुर से अपने मुंह से पुरानी चाय की घूंट बाहर थूक दी।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस विज्ञापन रणनीति को वह सबसे ज्यादा तुच्छ समझता था, उसी की वजह से उसे इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। आछू, शिवा सिंह ने अपनी नाक रगड़ी। उसे हैरत हो रही थी कि क्या कोई पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है। उसकी नाक में हमेशा खुजली होती रहती थी। उसी पल शिवा सिंह रिपल्स बे में नीरज के घर के दरवाजे पर खड़ा था और उसने घंटी बजाई। आज ही वह दिन था जब नीरज ने पांडुलिपि सौंपने का वादा किया था और वह आज सुबह सुबह ही वहां पहुंच गया था। हर्षद उसके पीछे खड़ा था, बस एहतियात के तौर पर। अगर नीरज अपने वादे से मुकरने की कोशिश करता है तो वकील हर्षद को बीच में आना होगा, अनुबंध निकालना होगा और उसकी अच्छी तरह से क्लास लगानी होगी। उस छोटे से विला का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अचानक अंदर से एक बुलडॉग छलांग मारता हुआ बाहर आया और उन पर जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे शिवा सिंह और हर्षद दोनों बुरी तरह चौंक गए। हर्षद डरपोक था और शिवा सिंह के पीछे छिप गया। उसे डर था कि कहीं वह बुलडॉग उस पर झपट्टा न मार दे। शिवा सिंह थोड़ा निडर था। उसने कुत्ते को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया ही था कि नीरज अंदर से बाहर आ गया और उसे रोकते हुए बोला, शिवा रुक जाओ। शिवा सिंह ने अपनी आंखें घुमाईं। तो आखिरकार तुमने बाहर आने का फैसला कर ही लिया। हम पर कुत्ता छोड़ने का क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो कि हम हार मान लें और चले जाएं क्योंकि तुम अपनी पांडुलिपि नहीं दे सकते? नीरज की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, वह बहुत थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, जो साफ बता रही थीं कि वह पिछले कुछ दिनों से कैसी नर्क जैसी जिंदगी जी रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस तरह का इंसान कैसे हो सकता हूँ? जैसे ही मैंने घंटी की आवाज़ सुनी, मैं समझ गया कि तुम ही हो, इसलिए मैं तुम्हें कतार में खड़े होकर तुम्हारा स्वागत करने के लिए बाहर दौड़ा चला आया। शिवा सिंह ने बुलडॉग की ओर इशारा किया। तुम इसके साथ कतार में खड़े थे? नीरज ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, पहले अंदर चलो। नीरज एक विद्वान व्यक्ति था और विद्वान आमतौर पर काफ़ी दिखावटी होते हैं, जो उनके घरों की सजावट से साफ देखा जा सकता है। वहाँ प्राचीन वस्तुएं, चीनी मिट्टी के बर्तन, वाद्य यंत्र, शतरंज, सुलेख और चित्रकारी मौजूद थे, लेकिन वहाँ ऐसी कलाकृतियाँ अधिक थीं जिनका कला से कोई लेना देना ही नहीं लगता था, जैसे बड़े कमल के फूलों की कढ़ाई वाले लाल रंग के बिब, छोटे जूते जिन्हें केवल बंधे हुए पैरों में ही पहना जा सकता था, और अन्य अजीबोगरीब चीजें। हर्षद अपना ब्रीफकेस लिए हुए चारों ओर ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी संग्रहालय में हो और हर चीज को छू रहा था। उसे अखरोट के आकार की एक घंटी दिलचस्प लगी और उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शराब डाल रहे नीरज ने उसे रोकते हुए कहा, उसे मत छूना। हर्षद चौंक गया। शिवा सिंह को लगा कि नीरज बात का बतंगड़ बना रहा है। ये बस एक टूटी हुई घंटी है। हमारे महान वकील हर्षद को मत डराओ। कैसी बकवास घंटी, तुम इसकी कीमत नहीं जानते। ये वह खजाना है जिसे मैंने इकट्ठा किया है, म्यांमार से लाया हूँ, सिर्फ खूबसूरत महिलाओं के लिए। नीरज ने डाली हुई ब्रांडी शिवा सिंह को थमा दी। शिवा सिंह ने शराब ली और पूछने ही वाला था कि यह कैसा खजाना है कि तभी उसे ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। क्या वह शिवा है? कदमों की आवाज़ तेज और साफ थी। विशाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवा सिंह ने बड़े सिर वाले गोकुल को आश्चर्यचकित भाव से देखा। विशाल भी नीरज जैसा ही लग रहा था और एक जंगली आदमी की तरह दिख रहा था, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और चेहरे पर गहरी थकान थी। मैं पिछले कुछ दिनों से इसके साथ एकांतवास में हूँ। मैंने उससे कहा था कि होटल चला जाए, लेकिन वह नहीं गया। उसने मेरे साथ यहीं रहने की जिद की और मेरी लगभग सारी ब्रांडी पी गया। नीरज ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने जो भी पिया है मैं तुम्हें वापस खरीद कर दे दूंगा। विशाल ने कहा, फिर शराब की अलमारी के पास गया और बड़ी कुशलता से अपने लिए एक गिलास विदेशी शराब डाल ली। शराब खरीदोगे? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नीरज ने विशाल पर आंखें घुमाईं। विशाल ने सीधे तौर पर कहा, पैसे नहीं हैं, मुझसे मांगो। मेरा उपन्यास द लीजेंड ऑफ आयरन एंड ब्लड पहले से ही दैनिक जागरण में छप रहा है। अनुबंध के अनुसार मैं पहले इस्तेमाल के लिए 3000 लूंगा। नीरज ने फिर से आंखें घुमाईं। तुम्हें लगता है कि मैं अपना कर्ज चुकाने से मुकर जाऊंगा? मैंने तुम्हारे लिए इसे पहले ही तैयार कर रखा है। फिर उसने अपनी जेब से एक चेक निकाला और विशाल को सौंप दिया। रॉयल बैंक का खजांची चेक, इसे संभाल कर रखना, खो मत देना। और हाँ, इससे सबसे अच्छी ब्रांडी खरीदना और मेरी शराब की अलमारी को फिर से भर देना। विशाल ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। उसने लापरवाही से चेक को मरोड़कर एक गेंद जैसा बनाया और अपनी पीछे वाली जेब में ठूंस लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए शिवा सिंह की ओर अपना गिलास उठाया और कहा, शिवा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे अपनी कहानी लिखने में कुछ परेशानी आ रही है और मैं तुमसे सलाह लेना चाहूँगा। शिवा सिंह को सलाह लेना शब्द से सबसे ज़्यादा नफरत थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, विशाल? तुम्हें खुद ही इसका हल निकालना चाहिए। विशाल निराश लग रहा था। नीरज, हालांकि, अपने अध्ययन कक्ष में गया ताकि द मिथक की पांडुलिपि ला सके और उसे सौंप दिया।
ये लो, ये वह पांडुलिपि है जो मैंने लिखी है। नकद भुगतान। शिवा सिंह ने हर्षद को नीरज को 30,000 रुपये देने का निर्देश दिया। नीरज ने पैसे लिए और उन्हें बार बार गिना, उत्साह से कहते हुए, इस दुनिया में इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती, 1,000 रुपये के नोट का तुम्हारी उंगलियों के बीच खिसकना। शिवा सिंह ने पांडुलिपि पर नजर डाली और उसे लगा कि यह सच में शानदार है। उसने सिर्फ 3 दिनों में 60,000 शब्द लिख दिए थे और विषय वस्तु मूल कहानी के प्रति पूरी तरह से वफादार थी। नीरज सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। विशाल अभी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह अपनी शराब की बोतल के साथ शिवा सिंह के करीब झुका। अरे शिवा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जो खलनायिका सोची है उसका नाम क्या होना चाहिए? व्हाइट हेयर एंचेंट्रेस, डिवाइन वाटर यिन प्रिंसेस। शिवा सिंह पांडुलिपि के पन्ने पलट रहा था जब उसने लापरवाही से टिप्पणी की, जेलीफिश यिंजी बहुत अच्छा है। हैं? विशाल भौचक्का रह गया। नीरज, जो पैसे गिन रहा था, उसने भी ऊपर देखा, शिवा सिंह को हैरानी से घूरते हुए, तुमने क्या कहा? जेलीफिश, पाठकों के बीच समुद्री जीवों को लोकप्रिय बना रहे हो। विशाल उत्साहित हो गया, ये बहुत बढ़िया है, ये शानदार है। जेलीफिश यिंजी, ये सुनने में कितना जबरदस्त लगता है। वह एक अद्भुत, शक्तिशाली महिला की तरह लगती है। कैसी बकवास है, ये साफ है कि इस लड़के ने बस ऐसे ही बोल दिया है और तुम सच में इस पर विश्वास कर रहे हो। नीरज को हमेशा लगता था कि शिवा सिंह उसकी बुद्धिमत्ता को कुचल रहा है। असल में, मैंने उससे ये सवाल पहले भी पूछा था और नीरज का जवाब था, व्हाइट हेयर्ड एंचेंट्रेस, जो साफ तौर पर दिवाकर की व्हाइट हेयर्ड विच की नकल थी। अब शिवा सिंह का जेलीफिश यिंजी उसकी व्हाइट हेयर्ड एंचेंट्रेस पर पूरी तरह से हावी हो गया था, जिससे उसे थोड़ा असंतुलित महसूस हो रहा था। लेकिन इस पात्र को कैसे तैयार किया जाना चाहिए? उसकी विशेषताएं क्या हैं? विशाल ने नीरज को देखने के बजाय, जिससे वह अक्सर सलाह लेता था, फिर से शिवा सिंह की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। ऊपर से देखने पर नीरज बहुत नाखुश था कि विशाल उसके घर में रह रहा था, लेकिन असल में वह काफी खुश था, खासकर विशाल के उस विनम्र रवैये से जब वह उससे सलाह मांगता था, जो उसकी प्रतिस्पर्धी छोटी इच्छाओं को पूरी तरह से संतुष्ट करता था। आखिरकार विशाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी तुलना दिग्गज जयदेव से की जा सकती है। इतने बड़े व्यक्ति को भी समय समय पर उससे सलाह लेनी पड़ती है। वह मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और घमंड का एहसास तुरंत फूट पड़ता है। लेकिन अब विशाल वास्तव में मुझसे पूछने के बजाय शिवा सिंह से पूछने की जहमत उठा रहा है। नीरज इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? क्या मैं सच में इस लड़के के सामने कुछ भी नहीं हूँ? इसे डिज़ाइन करने में इतनी बड़ी बात क्या है? एक मजबूत महिला आखिरकार प्यार और नफरत दोनों पूरी शिद्दत से कर सकती है और बिना किसी हिचकिचाहट के मार सकती है। प्यार की वजह से रातों रात उसके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गए। नीरज अनजाने में फिर से व्हाइट हेयर्ड विच की ओर भाग गया। विशाल पीछे घूमा और उसे घूरा, जिसका मतलब नीरज को चुप रहने के लिए कहना था। विशाल की उस निर्दयी छोटी सी नज़र से नीरज को चोट पहुंची थी। शिवा सिंह के आने से पहले विशाल की आंखों में सिर्फ प्रशंसा थी। उम्मीद से उसे घूरते हुए विशाल को देखकर शिवा सिंह ने पहली बार महसूस किया कि यह आदमी सीखने के लिए कितना बेताब था। असल में जेलीफिश राजकुमारी के बारे में एक अच्छी कहानी लिखना तुम्हारे लिए आसान है। यह आसान कैसे है? पास ही खड़े नीरज ने भी अपने कान खड़े कर लिए। शिवा सिंह, वह लंबी और मर्दाना है, खूबसूरत महिलाओं को पसंद करती है, सभी पुरुषों से नफरत करती है, किताब की सबसे खौफनाक महिला है, सबसे बेहतरीन युद्ध कला कौशल वाली महिला है और सबसे बुद्धिमान महिला भी है। विशाल की आंखें चमक रही थीं और उसने जो शराब पकड़ रखी थी वह छलक रही थी। नीरज और भी ज्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवा सिंह इतनी आसानी से ऐसे अद्भुत कौशल कैसे बयां कर सकता है। शिवा सिंह ने उन 2 हक्के बक्के लोगों की ओर देखा। वह और कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन जाने से पहले उसने विशाल को याद दिलाया, याद रखना, हमें एक और अध्याय देना। जैसे ही उसे पांडुलिपि मिली, शिवा सिंह ने तुरंत जतिन वर्मा से संपर्क किया। दोपहर के आसपास तय योजना के अनुसार जतिन वर्मा M.G. रोड के पास मेपल पवेलियन होटल पहुंच गया। पिछली बार यहां खाना खाने के बाद से ही शिवा सिंह को यह होटल बहुत पसंद आ गया था। यहाँ का माहौल अच्छा था, खाना बढ़िया था, सेवा शानदार थी और सबसे बड़ी बात, साथ देने के लिए लड़कियां भी मौजूद थीं। वे साहित्यकार और कवि लोग भी मजे करने के लिए यहीं आना पसंद करते थे। जतिन वर्मा लंबे समय से इस होटल का प्रशंसक था। उसने सुन रखा था कि यह एक ऐसी जगह है जहां आप खूबसूरत दरबारियों के साथ शराब पी सकते हैं और वहां की लड़कियां बहुत ही बेबाक थीं और हर तरह के पैंतरे जानती थीं। हालांकि वह एक विद्वान और संस्कारी आदमी था और उसे हमेशा ऐसी जगह पर अकेले आने में शर्म आती थी। आज शिवा सिंह ने उसे आमंत्रित किया था, इसलिए वह आखिरकार देख सकता था कि यह सब क्या है। एक खूबसूरत परिचारिका के पीछे पीछे चलते हुए जतिन वर्मा उस निजी कमरे में पहुंचा जिसे शिवा सिंह ने बुक किया था।
दरवाजा खोलते ही उसने खाने की मेज पर शिवा सिंह और उसके वकील हर्षद, जिसके बाल बीच से बनते हुए थे, को बैठे हुए देखा। उसे अंदर आते देख शिवा सिंह तुरंत उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जतिन इतनी जल्दी आ जाएंगे। जतिन वर्मा ने अपना कोट उतारा और पास खड़ी परिचारिका को दे दिया, जबकि शिवा सिंह ने दूसरी परिचारिका से कहा, जाओ और तैयारी करो, मेरे मेहमान आ गए हैं। वापस जतिन वर्मा की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, कृपया मेरी इस साधारण मेहमाननवाजी के लिए मुझे माफ़ करें। बैठने के बाद जतिन वर्मा ने चारों ओर देखा और थोड़ा हैरान हुआ कि वहां भोजन, शराब या किसी अन्य शारीरिक सुख के लिए कोई खूबसूरत लड़की मौजूद नहीं थी। क्या उसे कुछ गलत याद था और यह जगह पूरी तरह से शरीफों वाली थी? शिवा सिंह ने चायदानी उठाई, जतिन वर्मा के लिए एक कप चाय डाली और उसे थमाते हुए बोला, मैंने पांडुलिपि तैयार कर ली है, पहले आप इसे देख लें। हर्षद ने जल्दी से दमिथक की पांडुलिपि जतिन वर्मा को सौंप दी। जतिन वर्मा ने अपनी कमीज के कफ के बटन खोले, आस्तीन ऊपर चढ़ाई, फिर सीधा बैठ गया और पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ने लगा। जतिन वर्मा को शिवा सिंह की पांडुलिपि से कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ पन्ने पलटने के बाद उसकी नज़रें धीरे धीरे गंभीर हो गईं और उसके चेहरे का भाव तिरस्कार से बदलकर आश्चर्य में बदल गया। कुछ पल बाद जतिन वर्मा ने पांडुलिपि उठाई, उसे अपने हाथ में तौला और शिवा सिंह की ओर देखते हुए पूछा, घुमा फिरा कर बात नहीं करते, ये पांडुलिपि कहाँ से आई? खरीदी है। ओह! शिवा सिंह की बात सुनकर जतिन वर्मा लगभग चौंक ही हो गया था। हालांकि उसे पांडुलिपि में कुछ अजीब लगा था और यहाँ तक कि उसे लिखने की शैली भी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि शिवा सिंह इसे छिपाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। तुमने कितने पैसे खर्च किए? 30,000। तुमने इसे कहाँ से खरीदा? नीरज से। मुझे पता था कि यह महक कुछ जानी पहचानी है। पांडुलिपि से तंबाकू और ब्रांडी की महक आ रही है। जतिन वर्मा ने पांडुलिपि मेज पर फेंक दी। वह नीरज को बहुत अच्छी तरह जानता था, वही था जिसने द वन आर्म स्वॉर्ड्समैन फिल्म की कहानी लिखी थी। शिवा सिंह ने चायदानी उठाए और जतिन वर्मा के लिए एक और कप चाय डाल दी। जब हमने शर्त लगाई थी तो आपने यह नहीं कहा था कि मैं किसी और लेखक को काम पर नहीं रख सकता, क्या आपने ऐसा कहा था? इसके अलावा मैंने पांडुलिपि पढ़ी है और यह काफ़ी अच्छी है। जतिन वर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं, भले ही यह अच्छी है पर यह तुम्हारी नहीं है। ये सच है कि मैंने इसे नहीं लिखा है, लेकिन कहानी मैंने ही दी है। असल में इस पांडुलिपि के आधे से ज़्यादा हिस्से का मालिक मैं हूँ। क्या मिस्टर जतिन को बौद्धिक संपदा अधिकारों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है? जतिन वर्मा चुप रहा, बस अपनी नाक पर रखे चश्मे को थोड़े घमंड के साथ चीक किया। या यूँ कहें कि आपका शुरू से ही मेरे साथ सहयोग करने और दृश्य स्टूडियो से अलग होकर अपनी खुद की कंपनी स्थापित करने का कोई इरादा नहीं था। शिवा सिंह ने जतिन वर्मा की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, हालांकि सेठ ललित थोड़े दबंग हैं, लेकिन वे मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, तुम्हारे साथ एक कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। तुमने क्या कहा? जतिन वर्मा को अपना अपमान महसूस हुआ और वह भड़कना चाहता था, लेकिन शिवा सिंह ने चाय डालने के बाद उसका कंधा नीचे दबा दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सेठ ललित की नज़रों में तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो जो पूरी जिंदगी उनके लिए काम करेगा। तुम्हारे लिए दृश्य स्टूडियो में उनके बराबर होना बहुत मुश्किल है। जतिन वर्मा ने अपना गुस्सा दबा लिया और चुप रहा। शिवा सिंह ने कहा, अब जब आप शर्त हार गए हैं तो आपको अपना वादा निभाना होगा। हम साथ मिलकर एक फिल्म कंपनी शुरू करेंगे। चिंता मत करो, मैं फिल्म कंपनी की बागडोर तुम्हें सौंप दूंगा। तुम तय कर सकते हो कि कौन सी फिल्में बनानी हैं। मैं गारंटी देता हूं कि ये दृश्य स्टूडियो में तुम्हारे पास जो कुछ था उससे कहीं ज़्यादा आरामदायक होगा। जतिन वर्मा ने शिवा सिंह की ओर देखा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? हम पैसे कमा रहे हैं। तुम फिल्म बनाओगे, मैं पैसे कमाऊंगा और हम मेरी कंपनी का प्रचार भी करेंगे। हर कोई खुश है, क्या ये बहुत बढ़िया नहीं है? हाँ, ये सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ? तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। शिवा सिंह ने जतिन वर्मा के कंधे थपथपाए। अब तुम्हें जो सोचना चाहिए वह ये है कि दृश्य स्टूडियो कैसे छोड़ना है, अपनी खुद की कंपनी कैसे शुरू करनी है और अपना नाम कमाने के लिए मेरे साथ कैसे काम करना है। कंपनी बनाना कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई एक इंसान अकेले कर सके। पैसे के अलावा आपको प्रतिभाशाली लोगों की भी ज़रूरत होती है। मेरे दिमाग में भी यही था, इसलिए तुम्हारे अलावा मैंने आज रात कुछ और लोगों को भी यहाँ आमंत्रित किया है। जतिन वर्मा अभी यह सोच ही रहा था कि शिवा सिंह का क्या मतलब है, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शिवा सिंह ने अपनी घड़ी देखी, फिर ऊपर देखा और कहा, बिल्कुल सही समय है, वे आ गए। तुरंत निजी कमरे का दरवाज़ा खुला और दृश्य स्टूडियो से जतिन वर्मा के 4 करीबी सहयोगियों हरीश बाबू, चेतन ललित कपूर और चिराग ने अंदर झांका। जतिन वर्मा को वहां मौजूद देखकर चारों खुशी से बोल पड़े, ये तो बहुत बढ़िया है। ये सच में सच है। मिस्टर शिवा ने कहा था कि आपने दृश्य स्टूडियो छोड़ने की योजना बनाई है और आज हमें किसी ज़रूरी काम के लिए बुलाया है।
हमें पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। इस बकवास पर विश्वास मत करो। जतिन वर्मा को आखिरकार समझ आ गया कि शिवा सिंह ने आज रात उसके लिए एक जाल बिछाया था और वह बिना जाने ही उसमें फंस गया था। मुझे लगता है कि अगर मैं अब दृश्य स्टूडियो छोड़ने के लिए सहमत नहीं भी होता हूं, तो भी बहुत देर हो चुकी है। एक बार आज की इस मुलाकात की बात बाहर निकल गई तो बहुत सारी गपशप होगी और मैं अपनी मर्जी से दृश्य स्टूडियो छोड़ने वाला इंसान नहीं रहूंगा, बल्कि बॉस ललित मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मिस्टर शिवा, तुम सच में अद्भुत हो। जतिन वर्मा को नहीं पता था कि यह कहते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था। शिवा सिंह आगे बढ़ा और उसने जतिन वर्मा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे हो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। मैं तुम्हें अपनी इस बड़ी नाव पर लाने के लिए बहुत दूर तक गया हूँ। जतिन वर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं, उसे लग रहा था जैसे उसे धोखा दिया गया हो। शिवा सिंह ने सभी को बैठने के लिए आमंत्रित किया और फिर हर्षद से नई फिल्म कंपनी की व्यवसाय योजना निकालने को कहा, जिसे उसने पढ़ने के लिए सभी को सौंप दिया। हरीश बाबू और उनका समूह लंबे समय से दृश्य स्टूडियो में नाखुश थे और इसकी प्रबंधन प्रणाली से पूरी तरह निराश थे। उन्हें लग रहा था कि वहां अपना नाम कमाना बहुत मुश्किल होगा। अब जबकि शिवा सिंह ने जतिन वर्मा के नाम पर आवाज उठाई है, तो ये सभी गद्दार तुरंत एक साथ जमा हो गए हैं। व्यवसाय योजना के पन्ने पलटने के बाद मैंने पाया कि यह बहुत ही सरल थी। शिवा सिंह अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जतिन वर्मा और अन्य लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। फ्यूचर फिल्म कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें जतिन वर्मा और हरीश बाबू कंपनी के प्रमुखों के रूप में काम कर रहे थे और शिवा सिंह कंपनी के पर्दे के पीछे के वित्तीय संघ के रूप में काम कर रहा था। कंपनी के शेयर 40 और 60 के अनुपात में बंटे थे, जिसमें शिवा सिंह के पास 60% शेयर थे, लेकिन वह कंपनी के संचालन में भाग नहीं लेता। जतिन वर्मा और अन्य लोगों के पास मिलकर बाकी 40% हिस्सेदारी थी और वे कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार थे। जोर देने वाली बात यह थी कि अगर कंपनी को निर्णय लेने में कोई बड़ी समस्या आती है, तो शिवा सिंह को सबसे बड़े शेयरधारक के हटाने के अधिकार का इस्तेमाल करने और कंपनी के निरंतर विकास का नेतृत्व करने के लिए एक नए नेता की सिफारिश करने का अधिकार है। जतिन वर्मा और अन्य लोगों को इस पर कोई खास आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्हें कोई पैसा नहीं देना था, जिसका मतलब था कि उन्हें कोई जोखिम नहीं उठाना था। हालांकि अगर कंपनी भविष्य में पैसा कमाती है तो उनके नियमित वेतन के अलावा उन्हें मुनाफे का 40% भी मुफ्त में मिलेगा, जो एक बहुत बढ़िया प्रत्याशित कमाई होगी। उन्हें इतना खुश देखकर शिवा सिंह और भी ज्यादा खुश हुआ। एक ही झटके में फिल्म उद्योग की इतनी सारी प्रतिभाओं को एक साथ इकट्ठा कर पाना जश्न मनाने लायक बात थी। वैसे क्या किसी के पास कंपनी के नाम के लिए कोई सुझाव है? शिवा सिंह ने समूह से पूछा। इसे स्प्रिंग एंड ऑटम फिल्म्स कहना कैसा रहेगा? अर्थ फिल्म्स, फ्यूचर फिल्म्स। सभी ने अपने सुझाव और विचार दिए। शिवा सिंह ने पूछा, गोल्डन हार्वेस्ट कैसा रहेगा? हाँ, हर कोई हक्का बक्का रह गया और उनके मन की गहराइयों में उन्हें एक गर्मजोशी और अपनेपन का एहसास हुआ। ये बहुत बढ़िया नाम है। यह एक अच्छा नाम है। सभी ने अपनी राय जाहिर की। जतिन वर्मा स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे इस नाम ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो। तो फिर कंपनी का नाम तय हो गया, गोल्डन हार्वेस्ट। शिवा सिंह ने अंतिम निर्णय लिया। यहाँ इस पर अपने हस्ताक्षर करो। चलो इस पर अपने अंगूठे का निशान लगाओ। शिवा सिंह ने जतिन वर्मा, हरीश बाबू और अन्य लोगों को तैयार किए गए कागजातों और अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने और अंगूठे का निशान लगाने के लिए धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन किया। हर्षद ने एक बार फिर शिवा सिंह के वकील के रूप में काम करते हुए एक साथी की भूमिका निभाई और अन्य लोगों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सब लोग खुश हो जाओ। अगर लियांगशान के विद्रोही बगावत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? चूंकि दृश्य स्टूडियो ने इतनी नाइंसाफी की है तो हम भी बगावत करेंगे। चलो उनके खिलाफ विद्रोह करें और उनके लोगों को अपनी तरफ कर लें। चलो महान निर्देशक चेतन आनंद और बड़े सितारों वरुण और पल्लवी को अपनी तरफ कर लें। सभी को जीतने का भरोसा होना चाहिए। क्या आपको भूख लगी है? मैंने आप सभी के लिए एक शानदार दावत तैयार की है और मैं एक बहुत ही खास दोहरे आवरण वाला कबाब भी तैयार करूंगा ताकि आप जी भर कर खा सकें। शिवा सिंह ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। उनका लहजा लालच से भरा था। कागजातों पर हस्ताक्षर करने के बाद शिवा सिंह ने हर्षद को उन्हें जल्दी से रखने के लिए कहा और फिर उसे कुछ और निर्देश दिए। हर्षद ने सभी को अलविदा कहा, फिर अपना कोट पहना, अपनी अटैची उठाई और जल्दी से निजी कमरे से बाहर निकल गया। जतिन वर्मा और अन्य लोगों को लगा कि शिवा सिंह ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। इस स्थिति में जितने कम लोग हों उतना अच्छा है। उसी समय शिवा सिंह ने ताली बजाई और सेवकों को खाना परोसने का इशारा किया। सारा खाना और पे परोसा गया, जिसमें 4 मांसाहारी व्यंजन और 4 शाकाहारी व्यंजन, मुर्गा और मछली शामिल थे और प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक विदेशी पाव भी था। शिवा सिंह ने थाली की ओर इशारा किया। भोजनालय आमतौर पर इस तरह की विदेशी चीजें नहीं देता है, लेकिन मैंने एक विशेष अनुरोध किया और उन्होंने इसे सभी के आनंद लेने के लिए खरीदा।
2 कबाब वाले विदेशी पाव, इनका स्वाद बहुत अच्छा है, सभी को इन्हें चखना चाहिए। जतिन वर्मा और अन्य लोग चकित रह गए। दोपहर के 3 बज रहे थे। साउथ बॉम्बे के एक चाय घर के अंदर, अपने बीच से कटे हुए बालों और अजीब रूप रंग के साथ, हर्षद एक नली के जरिए दूध की चाय पी रहा था। बीच बीच में बाहर की ओर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे चाय घर में अधिक ग्राहक आते गए, अटैची लिए हुए एक चश्मा पहने हुए आदमी ने आकर हर्षद को देखा और अहंकार से पूछा, तुम्हारा उपनाम हर्षद है? क्या तुमने मुझे ये कहने के लिए यहाँ बुलाया था कि तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है? हर्षद जल्दी से खड़ा हो गया, दूसरे व्यक्ति के लिए एक कुर्सी खींची और एक चापलूस मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल सही, यह मैं ही हूँ। मैं हर्षद हूँ, एक वकील। एक वकील? चश्मा पहने हुए आदमी ने फिर से हर्षद की ओर देखा। उसे लगा कि अगर सामने वाले ने खुद नहीं बताया होता तो वह सच में इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाता। हर्षद बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ। उसने अपने बालों को संवारा, ये सोचते हुए कि वह बहुत सुंदर लग रहा है, और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप श्री दिनेश शर्मा हैं, जो दृश्य स्टूडियो के निर्माण प्रबंधक हैं? चश्मा पहने हुए आदमी ने हर्षद को अहंकार से देखा और फिर बैठ गया और अपनी अटैची एक तरफ रख दी। बिल्कुल, वह मैं ही हूँ। तो मैं सही इंसान के पास आया हूँ, हर्षद ने कहा, फिर अपनी आवाज़ धीमी की और बोला, मेरे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप इसकी क्या कीमत दे सकते हैं। कौन से कागजात? मुझे दिखाओ। हर्षद ने मुस्कान के साथ अपनी अटैची खोली, गोल्डन हार्वेस्ट फिल्म कंपनी की स्थापना और कर्मचारियों की संरचना की एक प्रतिलिपि निकाली और उसे सौंप दी। दिनेश शर्मा इसे देखकर दंग रह गया। यह अच्छी चीज़ है। ये सीधे उन बेकार जतिन वर्मा, हरीश बाबू और अन्य लोगों को खत्म कर सकता है। ये गद्दार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे सेठ ललित को धोखा देने की हिम्मत करेंगे। दिनेश शर्मा ने बाहर से दांत पीसे, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। जब तक जतिन वर्मा को निकाल बाहर किया जाता है, तब तक वह दृश्य स्टूडियो का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी बन जाएगा। हाँ, आज मेरी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। दिनेश शर्मा मन ही मन खुश हो रहा था जब हर्षद ने कागजात वापस छीन लिए और एक उंगली उठाई। 10,000 रुपये? क्या ये बहुत महंगा है? यह इस कीमत के लायक है, हर्षद ने कहा, लेकिन वह अंदर से बहुत बेचैन था। शिवा सिंह ने उसे केवल इतना बताया था कि अगर वह ये चीज़ें ले जाकर इस अमीर आदमी दिनेश शर्मा को दे दे तो वह बहुत पैसे कमा सकता है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह वास्तव में कितना कमा सकता है। कोई और विकल्प न होने के कारण हर्षद को कुछ और साहसिक बात कहने की हिम्मत जुटानी पड़ी। दिनेश शर्मा असमंजस में था। 10,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन जतिन वर्मा से छुटकारा पाने की तुलना में यह अभी भी एक अच्छा सौदा था। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? क्या होगा अगर ये कागजात नकली हों? हर्षद ने तुरंत अपना परिचय पत्र निकाला और उसे सौंप दिया। मुझ पर भरोसा करें, ये पहली बार नहीं है जब हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हम भविष्य में भी सहयोग करते रहें। दिनेश शर्मा ने परिचय पत्र लिया, उस पर नज़र डाली, अपने हाथों से धूल झाड़ी और फिर गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, चलो संपर्क में रहते हैं। दिनेश शर्मा को लगा कि मिथक कंपनी के एक गद्दार को 10,000 रुपये देना काफ़ी अच्छा है, कौन जाने उसे कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए। हर्षद ने एक बार फिर शिवा सिंह की दूरदर्शिता पर अचरज किया, ये कहते हुए कि इससे उसके लिए दिनेश शर्मा से संपर्क करना और दृश्य स्टूडियो को बर्बाद करने के लिए इस मूर्ख आदमी का उपयोग करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हर्षद और दिनेश शर्मा ने धूर्त मुस्कान के साथ परिचय पत्र का आदान प्रदान किया। संपर्क में रहना, बिल्कुल बिल्कुल। हर्षद के पैसे लेने, कागजात सौंपने और चले जाने के बाद दिनेश शर्मा जमीन पर थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। थूक, गद्दार कहीं का। हर्षद ने पैसे अपनी जेब में रखे, अपनी अटैची उठाई और चाय घर से निकल गया, जमीन पर थूकते हुए चिल्लाया, थू, बेवकूफ़ कहीं का। अचानक से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि जतिन वर्मा ने हरीश बाबू और अन्य लोगों के साथ मिलकर दृश्य स्टूडियो से अलग होने और गोल्डन हार्वेस्ट फिल्म कंपनी की स्थापना करने की घोषणा की है। सही मायने में दिनेश शर्मा ने ही यह जानकारी लीक की थी। एक गपशप पत्रिका के पत्रकार को रिश्वत दी, उसे एक पर्ची दी और फिर यह खबर फैल गई। इस बीच दिनेश शर्मा गुप्त कागजात लेकर दृश्य गार्डन हवेली की ओर दौड़ पड़ा। हवेली के प्रवेश द्वार पर दिनेश शर्मा ने खुद को थोड़ा ठीक किया, अपने बालों को बिखेरा और अपनी आंखों को तब तक जोर से रगड़ा जब तक कि वे लाल नहीं हो गईं। अंत में दिनेश शर्मा ने अपने गालों को रगड़ा, मुंह बनाया और अपने चेहरे की मांसपेशियों को हिलाया, अपनी अभिव्यक्ति को क्रोधित बनाने की कोशिश की, जैसे कि वह कंपनी के लिए अथक प्रयास कर रहा हो। जैसे ही उसने ये सब खत्म किया, हवेली का दरवाज़ा खुल गया और दिनेश शर्मा तुरंत सेठ ललित से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। बहुत बुरा हुआ है सेठ ललित, ये बहुत ही बुरी स्थिति है। सेठ ललित को देखते ही दिनेश शर्मा जोर से चिल्लाया। सेठ ललित बगीचे में व्यायाम कर रहे थे, घोड़े की मुद्रा में खड़े थे। यह उनकी रोज़ की दिनचर्या है।
ऐसा कहा जाता है कि इस व्यायाम को कछुआ श्वसन और प्राणवायु रोक विद्या कहा जाता है और इसे जोंगनान पर्वत में जियानयुनयेहे नामक एक सन्यासी गुरु ने सिखाया था। जब सेठ ललित दक्षिण पूर्व एशिया में कड़ी मेहनत कर रहे थे तो वे संयोग से इस एकांतवासी गुरु से मिले थे। गुरु ने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति लगन से इस आंतरिक कौशल का अभ्यास करता है वह जीवन को बढ़ा सकता है और बिना किसी समस्या के 100 साल से अधिक जी सकता है। यह आंतरिक युद्ध कला सांस को नियंत्रित करने पर जोर देती है, विशेष रूप से गैस छोड़ने से बचती है, क्योंकि गैस छोड़ने से सांस आसानी से बिखर सकती है। इसलिए सेठ ललित इस कला का अभ्यास करते समय बाहरी लोगों द्वारा परेशान न होने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन आज दिनेश शर्मा लापरवाही से दौड़ता हुआ आ गया। सेठ ललित के इस नियम को पूरी तरह से भूल गया कि अभ्यास करते समय उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सेठ ललित, बहुत बुरा हुआ है। जतिन वर्मा और अन्य लोगों ने दृश्य समूह को धोखा दिया है और अपनी खुद की कंपनी स्थापित की है। सेठ ललित बिल्कुल स्थिर रहे। दिनेश शर्मा फिर उनके पास दौड़कर गया। उसने 10,000 रुपये में खरीदा हुआ कागज अपनी जेब से निकाला और कहा, देखिए, ये सबूत है। हमेशा शांत रहने वाले सेठ ललित भी इस पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक पाए। इसे स्पष्ट रूप से देखने पर उनका दिमाग सुन्न हो गया और उनका ध्यान नीचे की ओर चला गया। पफ, गैस निकल गई। सेठ ललित हमेशा खुद को लोगों को संभालने में माहिर मानते थे और मिंग राजवंश के सम्राट जियाजिंग की सबसे ज्यादा प्रशंसा करते थे। उन्होंने 20 साल से अधिक समय तक दरबार में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी वे पूरे दरबार को नियंत्रित करने में सक्षम थे। लेकिन दिनेश शर्मा आज जो खबर लाया था वह उनके मुंह पर एक तमाचे की तरह थी। जतिन वर्मा ने सच में बगावत कर दी थी और उसने एक बड़े समूह का नेतृत्व करके उन्हें धोखा दिया था। पहली बार सेठ ललित, जो आमतौर पर माउंट ताई के ढह जाने पर भी शांत रहते थे, गुस्से से भर गए। एक तरफ खड़े दिनेश शर्मा ने, जिसने अभी अभी अपना नाटक खत्म किया था, सेठ ललित को फटने वाले ज्वालामुखी की तरह शांत देखा तो उसके पैर कांपने लगे। बिना किसी के भड़काए उसकी मेरे खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कैसे हुई? किसी ने भड़काया है। सुना है वह शिवा सिंह है। शिवा सिंह? सेठ ललित का चेहरा थोड़ा उदास हो गया जब उस चतुर युवक की छवि उनके दिमाग में कौंध गई। बिल्कुल, जब मैंने उसे देखा था तभी मुझे पता था कि वह असाधारण है। तो वह मेरे लोगों को चुराने की कोशिश कर रहा था। दिनेश शर्मा को शिवा सिंह के लिए स्थिति स्पष्ट करना जरूरी लगा। बॉस ललित, मेरी राय में ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर जतिन वर्मा के मन में बगावत के विचार नहीं होते तो वह शिवा सिंह की बातों में इतनी आसानी से नहीं आता। सेठ ललित ने दिनेश शर्मा को ठंडी नज़र से देखा। अब जब जतिन वर्मा चला गया है तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ सकते हो? मैं निर्दोष हूँ बॉस ललित। मैं हमेशा से एक सच्चा और ईमानदार इंसान रहा हूँ। मैंने हमेशा पहले कंपनी के बारे में सोचा है, अपने बारे में कभी नहीं। हाँ हाँ, दिनेश शर्मा ने दृढ़ता से कहा। मुझे तुम पर विश्वास है। दिनेश शर्मा ने राहत की सांस ली। अब तुम हिंदुस्तान टाइम्स के दफ्तर जाओ, तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या करना है। मैं समझ गया, मैं अभी जाता हूँ। दिनेश शर्मा ने जल्दी से सिर झुकाया और वहां से चला गया। सेठ ललित ने जब दिनेश शर्मा को जाते हुए देखा तो उनके दिल में उदासी छा गई। उन्होंने शुरुआत में जतिन वर्मा को लंबी छुट्टी पर भेजने और दिनेश शर्मा को ऊंचे पद पर बिठाने का इरादा किया था, ताकि जतिन वर्मा को चेतावनी मिल सके कि वह अपनी मनमानी न करे और अपनी हद पार न करे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि दांव उल्टा पड़ जाएगा और अब जतिन वर्मा ने सीधे तौर पर दृश्य स्टूडियो को धोखा दे दिया था। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो क्या हुआ अगर उसने दृश्य स्टूडियो छोड़ दिया? वह मुंबई की फिल्म दुनिया में मुझे चुनौती देने के बारे में भूल सकता है। सेठ ललित एक बार फिर अहंकार से भर गए। उनके लिए, भले ही जतिन वर्मा एक महान सेनापति था, भले ही उसने अपना गुट बना लिया और गोल्डन हार्वेस्ट की स्थापना कर ली, तो क्या? अगर सेठ ललित यादव जैसे क्रूर इंसान को भी हरा सकते थे तो मुंबई में उनकी बराबरी कौन कर सकता था? ... उफ। दृश्य गार्डन हवेली से बाहर निकलने के बाद दिनेश शर्मा ने एक गहरी सांस ली। वह पहले ही पसीने से भीग चुका था और हवा के एक झोंके ने उसकी पीठ को ठंडा कर दिया। अब जब मामला सुलझ गया था, चूंकि बॉस ललित उसे मीडिया और लोगों की राय को भड़काने का काम सौंपने को तैयार थे, इसका मतलब था कि उन्होंने जतिन वर्मा को छोड़ने का फैसला कर लिया था। मुझे क्या करना चाहिए? बेशक, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स जतिन वर्मा और उसके गद्दार साथियों के बारे में जितना हो सके उतना बुरा लिखे। लेख के शब्द बहुत कड़े होने चाहिए, भावनाएं भड़कनी चाहिए, जैसे कि जतिन वर्मा और बॉस ललित के बीच कोई न सुलझने वाली दुश्मनी हो। दिनेश शर्मा पूरे रास्ते सोचता और योजना बनाता रहा, जतिन वर्मा और अन्य लोगों को इतना नीचा दिखाने की उम्मीद में कि वे कचरे से भी बदतर हो जाएं। केवल इसी तरह से बॉस ललित खुश हो सकते थे और केवल इसी तरह से जतिन वर्मा और उसके साथी और भी बुरी तरह गिर सकते थे। एक फिल्म कंपनी खोलेंगे, सपने देखते रहो। अगर बॉस ललित चाहें तो वे तुम्हें अपनी उंगली के इशारे से एक चींटी की तरह कुचल सकते हैं।
दिनेश शर्मा ने गोल्डन हार्वेस्ट की ओर नफरत से देखा, जिसे शिवा सिंह, जतिन वर्मा और अन्य लोग मिलकर चला रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि मुंबई का एक अखबार है, मुंबई में सबसे अधिक पाठकों का दावा करता है। जब भी मुंबई में कोई बड़ी घटना होती है तो यह अखबार हमेशा सबसे पहले खबर छापता है। नतीजतन हिंदुस्तान टाइम्स की बिक्री हमेशा अधिक रही है और यहां तक कि जयदेव द्वारा स्थापित दैनिक जागरण भी इसकी बराबरी नहीं कर पाया है। खासकर आज, जब हिंदुस्तान टाइम्स ने यह बड़ी खबर छापी कि दृश्य स्टूडियो में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें एक गद्दार जतिन वर्मा ने हरीश बाबू और अन्य लोगों के साथ बगावत का नेतृत्व किया है, तो बिक्री आसमान छू गई। खबर सुनते ही अनगिनत लोगों ने इसे पढ़ने के लिए तुरंत हिंदुस्तान टाइम्स की प्रतियां खरीद लीं। पहले पन्ने की सुर्खी थी, नीच और बेशर्म गद्दार, एहसान को भूलकर उसने दृश्य स्टूडियो को धोखा दिया। बॉस ललित ने वह सब किया जो वे कर सकते थे। जतिन और उसके साथी एहसान फरामोश कमीने हैं। अखबार के लेखों ने जतिन वर्मा, हरीश बाबू और अन्य लोगों की कड़ी आलोचना की, लगभग पूरी तरह से शब्दों से उनकी निंदा की। दृश्य स्टूडियो को धोखा देने वाले और गोल्डन हार्वेस्ट की स्थापना करने वाले इन पूर्व अधिकारियों को शर्म के खंभे पर कील ठोक दी। कोलाबा की सड़कें, आलीशान घर के अंदर। सुबह सुबह जतिन वर्मा द्वारा रखी गई नौकरानी रूपा ने सबसे पहले जतिन वर्मा की पसंदीदा सुनहरी मछली को खाना खिलाया, फिर नाश्ता बनाया और कमरे की सफाई की। जैसे ही रूपा ने फर्श पोंछना खत्म किया और पोंछा नीचे रखकर बाल्टी को स्नानघर में ले जाने वाली थी, उसने देखा कि उसके मालिक जतिन वर्मा ने अचानक फोन काट दिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। क्या हुआ बाबूजी? रूपा ने चिंता से पूछा। जतिन वर्मा ने उदास होकर कहा, क्या तुम्हारे पास आज का हिंदुस्तान टाइम्स है? मुझे देखने दो। रूपा जल्दी से दरवाजे पर गई और अखबार के स्टैंड में फंसा अखबार ले आई। कुल मिलाकर 4 या 5 अखबार थे और रूपा ने उन सभी को एक साथ ले लिया। जतिन वर्मा ने अखबार लिया, जल्दी से हिंदुस्तान टाइम्स के पन्ने पलटे और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें पहले लगा कि हरीश बाबू फोन पर बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे, लेकिन अखबार पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि न केवल हरीश बाबू बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहे थे, बल्कि उन्होंने कई बुरी बातें तो बताई ही नहीं थीं। यह अखबार उन्हें जानवरों से भी बदतर पेश कर रहा था। जतिन वर्मा सेठ ललित के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। अगर वे गुस्से में भी होते तो भी वे इस तरह बेकाबू होकर काम नहीं करते। एक ही संभावना थी कि इन सब के पीछे दिनेश शर्मा का हाथ था। लेखक अपनी छवि को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, खासकर जतिन वर्मा, जिन्होंने इतने लंबे समय तक सेठ ललित का साथ दिया है और फिल्म जगत में काम करते हैं। उन्हें भविष्य में इसी क्षेत्र में अपनी रोजी रोटी कमानी होगी। अगर उन्होंने अपना नाम खराब कर लिया तो वे भविष्य में लोगों का सामना कैसे करेंगे? जब जतिन वर्मा उदास महसूस कर रहे थे, तभी हरीश बाबू, चेतन, ललित कपूर और चिराग सीधे उनके दरवाजे पर आ गए। अखबार पढ़ने के बाद वे सभी चिंतित और गुस्से में थे, इसलिए वे इस मामले पर चर्चा करने के लिए जतिन वर्मा के पास आए थे। हम क्या करें जतिन भाई? सेठ ललित के हमारे साथ ऐसा करने से हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हाँ, हमारे काम में चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका नाम खराब है तो कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज इतनी बड़ी खबर सामने आएगी, जबकि हमने कल ही अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। मुझे सच में नहीं पता कि हमने सही चुनाव किया है या नहीं। ये देखकर कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, जतिन वर्मा ने उन्हें शांत होने के लिए कहा। कृपया मुझ पर विश्वास करें और उससे भी ज़्यादा शिवा बाबू पर विश्वास करें। मुझे लगता है कि वे इस मामले को ज़रूर सुलझाएंगे। वे शीतल पेय और नूडल्स बनाते हैं, वे इस तरह की समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं? हाँ, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, खासकर वह दोहरे आवरण वाला कबाब व्यंजन, वह बहुत ही नकली लगता है। हर कोई गुस्से में था। जतिन वर्मा को ऐसा क्यों नहीं लगेगा? समस्या यह है कि वे अब एक मुश्किल स्थिति में हैं। वे केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि शिवा सिंह अखबार देखने के बाद पलटवार करेंगे, वरना गोल्डन हार्वेस्ट के आधिकारिक तौर पर स्थापित होने से पहले ही वे बदनाम हो जाएंगे।